सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज हिमांशु अग्निहोत्री। तो हाँ भैया, आपका नीट का एग्जाम हो गया है, सबको पता चल चुका है, ठीक है। और आंसर की भी तुम लोगों ने देख ही ली होगी। तो ये वीडियो यार देखो, अगर तुम्हें आंसर की देखनी है तो उसके लिए तुम ऑलरेडी देख चुके हो, पढ़ी हुई है वीडियो शॉर्ट में। ये वीडियो जस्ट है फॉर द ब्रीफ एकदम एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जिस दिन आपका ये एग्जाम था वो आरुषि मैम ने ऑलरेडी डाल दिया था, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके। डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। और अगर मेरे से पूछोगे यार पेपर कैसा आया, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत ही अच्छा आया है। मतलब लगा लो कि जो एक्सपेक्टेशन, मतलब तुम एक बात सोच के देखो, तुम लोगों ने यहाँ पे जो प्रैक्टिस करी तो तुमने कैसी प्रैक्टिस करी कि केमिकल काइनेटिक्स के कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाए और आया कैसे हलवा हलवा से। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया पेपर था, है ना। फिजिक्स का कह सकते हैं कि भाई टफ था, बायो का भी आप कह सकते हो जो भी आपने ऑब्जर्व किया हो। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर मैं बोलूँ केमिस्ट्री का तो पेपर फिलहाल मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा था। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसे आप ये बोलते कि यार ये तो सर एडवांस लेवल का है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। और कुछ क्वेश्चन तो अगर मैं आपको बोलूं तो आप बिलीव नहीं मानोगे, लेकिन आपकी कॉपी के ही थे। जैसे कि एक तो मैंने अमित का मेरे पास मैसेज आया था जिस दिन, जैसे आपका कल एग्जाम है 4 तारीख को, 3 तारीख की रात में, कि सर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के नोट्स भेज दो। तो मैंने उससे कहा था भाई पूरा पढ़ने का रहने दो, लेजांगे टेस्ट पढ़ के चले आना। तो लेजांगे टेस्ट आया। फिर उसके बाद, क्योंकि यार ऑब्वियसली देखो यार, वो चीज़ें कॉमन चीज़ें जो कंटिन्यू रिपीट होती हैं, पता है कि भाई इससे और आएगा ही क्या और इससे ज़्यादा। तो वो चीज़ है। देन उसके बाद एक क्वेश्चन तुम लोगों को याद होगा, इसमें आया था N2+O2 से वो NO बन रहा था, कॉपी में लिखा हुआ है उसमें कि N2 की अगर परसेंटेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन वाला था, डेल्टा एच की वैल्यू प्लस में दे रखा था जो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ, मेरे हिसाब से फिलहाल मैं ओवरऑल बोलूंगा कि पेपर बढ़िया एकदम बिंदास आया था। मुझे ऐसा लगता है केमिस्ट्री का सेक्शन देख के तुम्हें मजा आया होगा। बाकी फिजिक्स में थोड़े से आंसू तो निकले हैं बट जो भी है जैसा भी है, फिलहाल स्टार्टिंग करते हैं अपनी। तो पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारा, कह रहा है तुमसे कि इफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.050 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ अ मोनोबेसिक वीक एसिड इज 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इट एक्सटेंट यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी। पहला ही क्वेश्चन खेलरॉस लॉ से आ ही गया है ना। और खेलरॉस लॉ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, प्लस एनायन की मोलर कंडक्टिविटी। और कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये दे रखा है तुम्हें 349.6, प्लस एनायन की मोलर कंडक्टिविटी तुम्हें दे रखी है कितनी, 50.4। ठीक है, अब इसे जोड़ लो, 49.6 50.4 कितना आ जाएगा, 400। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपनी निकाल ली। तो देखो खेलरॉस लॉ का कितना बढ़िया, कितना प्यारा शॉर्ट सा छोटू सा एकदम क्वेश्चन आ गया। फिर हमसे पूछा गया, हमसे कह रहा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ। तो आपको पता है अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसे तुम लैम्डा m की पावर c भी लिख सकते हो। अब देखो ये तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना दे रखा है, 90 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ये तुम्हें दे रखा है 90 और डिवाइडेड बाई ये तुम्हारा कितना आ गया, 400। इसे तुम सॉल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आएगा 0.225 के आसपास। बहुत ही प्यारा बढ़िया सा क्वेश्चन था। और अब देखो मैं ये तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जो आए हैं ना, उनका लेवल ऐसा वाला नहीं है कि कोई एडवांस का क्वेश्चन हो, कुछ बहुत बढ़िया सिंपल सिंपल से, कुछ तुम्हें कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा उस लेवल की भी नहीं करनी थी। तो प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो, ये आई होप तुम सबका सही गया होगा क्वेश्चन, मेरी यही आशा है। और तुम लोगों ने अपने जब एग्जाम हॉल में बैठे होगे, जब तुमने अपने क्वेश्चन देखे होंगे केमिस्ट्री के, तो तुम्हें थोड़ा तो मेरी याद आई होगी कि यार चलो अच्छा लगा। बाकी फिजिक्स में तो भैया पता ही है तुम लोगों को, थोड़ा सा इस बार पेपर का लेवल अच्छा किया गया है। और इसे मैं सही बताऊं तो हार्ड बोलेंगे भी नहीं, इसे बोलेंगे कि पेपर का लेवल अच्छा किया गया है। आपको पता है कि अभी आप लगा लो कि जो कोरोना काल से पहले का जब पेपर होता 2016 का पेपर उठा के देखो, है ना, 17 का भी कह सकते हैं ना, कोरोना के बाद से लेवल थोड़ा सा ऐसा हुआ, नहीं तो पेपर ऐसा ही आता था जैसा इस बार आया है एक्चुअल में। और यही होना भी चाहिए, एग्जाम का लेवल ऐसे ही आना चाहिए। देखो एक बात बताऊं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो ऊपर की क्रीम लेयर है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फिजिक्स का पेपर कैसा भी आए। क्योंकि यार देखो, जो तुम्हारी टोटल सीट है वो 1,08,000 के आसपास ही तो है ना, मेडिकल की। तो भैया अगर मान लो कट ऑफ गिरती भी है तो वो सबके लिए है, किसी एक के लिए तो है नहीं। तो अभी भी जो ऊपर लेयर वाले हैं उन्हीं को फायदा होगा। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा, देखो वैसे तो थोड़ा सा हाँ लेवल में कहेंगे कि एकदम से चेंज हुआ, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ के गए थे, जिन्होंने अपना 100% दिया, वो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, रिलैक्स हो तुम्हारा। क्योंकि तुम्हारे खाली फिजिक्स में अगर तुम्हें लग रहा है कि यार पेपर बहुत टफ आ गया, बहुत टाइम लेंदी हो गया, टाइम ज़्यादा लग गया, इस वजह से कुछ क्वेश्चन तुम्हारे छूट भी गए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबके साथ ही हुआ है वो। तो तुम्हारा ओवरऑल वो जो एवरेज जो आएगा ना, वो तुम वहीं पर रहोगे जहां पे तुम पहले होते, अगर पेपर वैसा ही आता जैसा तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर अगला देखो, कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट में दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्या हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल ओके विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। बेटा बॉन्ड ऑर्डर 0 है और डायटोमिक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें को बताओ
He2 हीलियम 2 होता है क्या, एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, क्यों? हीलियम का बॉन्ड, तुम जब इसका He2 का बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालते हो कितना आता है, 0 आता है। और हमें ये बात क्या दर्शाती है, क्या शो करती है कि हीलियम इज अ मोनो एटॉमिक गैस। क्या है ये एक हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस है, हाँ या ना बोलो यार, मोनो एटॉमिक है कि नहीं है? तो जब इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 0 है तो ये डायटोमिक तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। सेकंड बात पढ़ो, कह रहा है कि एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, गलत लिखा हुआ है ना, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के, भैया। तो ये भी बात गलत हो गई आपकी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आप देख लो बोथ फॉल्स होने चाहिए, तो बोथ स्टेटमेंट एंड फर्स्ट एंड सेकंड कैसे हैं, फॉल्स हैं। तो आपका थर्ड आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। चलो अब चले हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का और इससे प्यारा क्वेश्चन क्या ही लोगे तुम लोग, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कह रहा है द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ। पता इसमें एक चीज मुझे क्या लगती है कि देखो यार, तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/λ और इसमें पूछा है लैम्डा 1/λ2। तो अगर तुमने इसमें गलती नहीं करी है तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कोई भी गलत कराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, मतलब जल्दबाजी नहीं की है, दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं थी कि अगर आपने थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करी है तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ होगा। चलो फिलहाल के लिए हमसे क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स एब्जॉर्ब बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n = 2 से n = 3। एक तो हमें ये वाला देखना है और फिर दूसरा देखना है n = 4 से n = 6। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है ना, कलर बदल लेते हैं थोड़ा सा। हमसे कह रहा है कि एक तो हमें बताना है कि n = 2 से लेके और ये कहाँ जा रहा है अपने पास n = 3 तक, और दूसरा क्या कह रहा है n = 4 से कहाँ जा रहा है भाई साहब, n = 6 पे जा रहा है। ठीक है, अब आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है 1/λ = RH इंटू में Z²। अब हाइड्रोजन है देखो, क्योंकि है ना ये रहा, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और अंदर क्या होता है 1/n1² माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/λ = RH को RH रहने दो, और ये Z तुम्हारा क्या हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, = n1 बोलो कितना हो जाएगा, तो ये होगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 लिख देता हूँ, ठीक है ना, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 का स्क्वायर यानी कि मैं लिख देता हूँ 3 3 9। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो इसे RH रहने दो और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 36 और 9 इधर जाएगा, 9 में से 4 गया, कितना 5, ठीक है ना। तो 1/λ = कितना गया RH 5/36, और तुम अगर यहाँ पे लैम्डा निकालते हो तो लैम्डा = कितना आ जाएगा, उल्टा कर दो, यानी कि ये अपने पास आ जाएगा 36/5 इंटू में RH। अब देखो चाहो तो तुम RH हटाई दो, क्योंकि उधर भी RH आएगा, इधर भी RH कैंसिल ही हो जाएगा, बट चाहो लिखा रहने दो, तो ये अपने पास क्या आ गया लैम्डा 1 आ गया। ऐसे ही आओ हम लोग अब निकालते हैं लैम्डा 2। तो लैम्डा 2 कैसे निकालो, सेम फॉर्मूला लगा दो, 1/λ = RH इंटू में Z², 1 में n1² माइनस का 1/n2 का स्क्वायर। RH को RH ही रहने दो। अब देखो सेकंड एटम भी है तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से कहाँ जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, फिर चौथे से छठे में जा रहा है, तो यहाँ भी Z की वैल्यू कितनी रहेगी 1 ही रहने वाली है। अब इधर आ जाओ, अब लेकिन यहाँ पे n1 n2 बदल जाएगा, क्या हो जाएगा 4 4 जा कितना होता है 16 और 6 6 जा कितना होता है 36 यानी कि 36, ठीक है ना। इससे भी आओ सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/λ = ये इसे RH रहने दो। अब जरा देखो, तो एक काम करो, इधर कितना, अब देखो इधर 36 है तो एलसीएम को आप ऐसे लिख दो, इसे आप ऐसे लिख दो 36 इंटू में 16, और 36 में से 16 गया कितना बचा 20 बचा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 1/λ की। तुम्हें वैल्यू निकालने किसकी है, तुम्हें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा = क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाओ इसे, तो ये हो जाएगा 36 इंटू में 16, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 20 और इंटू में क्या चलेगा RH, ठीक है ना। अब देखो ये जो तुमने निकाला, क्या निकाला तुमने लैम्डा 2। अब तुमसे देखो, मैं तुम्हें बस यही समझा रहा था कि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है 1/λ का होता है, क्वेश्चन हमसे पूछा लैम्डा 1/λ2 है, तो अगर तुमने यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करी है तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा क्वेश्चन गलत हुआ होगा। अब तुम्हें क्या करना है, अब बस तुम लैम्डा 1/λ2 इनका रेशियो निकाल लो, जो कि आएगा सॉल्व करने पे 1/4, ठीक है। तो यानी कि आपका कहाँ गया 1/4 नहीं ऑप्शन में, यह है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। करो, चलें आगे, ठीक है। तो ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इससे प्यारा क्वेश्चन की आप क्या ही उम्मीद करोगे, बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूं,
तुम लोगों के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, तुम लोगों ने एक हेडिंग डाली हो, अगर ये क्वेश्चन वही है, द करेक्ट वेवलेंथ, हाँ सही है। देखो मैंने तुम लोगों को एक कोऑर्डिनेशन जब पढ़ रहे थे तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ लिखवाया था। उसी में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, ठीक है, उनका CFSC वैल्यू जो होता है, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी वेवलेंथ कम होती है। बताया था कि मतलब कि यहाँ पे तुमने डेल्टा ओ के फॉर्म में लिखा था, चाहे तुम CFSC के फॉर्म में लिख लो, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि CFSC जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। तो यानी कि इनमें से अब CFSC किस पे डिपेंड करेगा, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसकी CFSC ज्यादा होती है, आपने पढ़ रखा है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, तुम्हारी कॉपी में एक हेडिंग पड़ी होगी, उसमें जाके देखना ये बात। अच्छा, तो अब देखो सबसे ज्यादा CFSC किसका होगा, तो आपको इधर दिख रहा है CN, इधर दिख रहा है अमोनिया। दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देखो ये भी वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी वीक फील्ड लिगेंड, दोनों वाटर ही है, लेकिन अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है और CN भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, ये वाला। तो अगर ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, यानी कि बी की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम। मैं वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहा हूं। अब इसके बाद कौन सा आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इधर देखो ये भी वाटर है, ये भी वाटर है, एक तो वीक फील्ड लिगेंड और दोनों के दोनों सेम वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी नहीं कि अलग अलग वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्या करेंगे, तो आपको पता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, देखो ये भी तो थर्ड या फोर्थ पॉइंट लिखा होगा था कॉपी में, तो भैया जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, यानी कि ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, उनकी CFSC वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पे 6 यहाँ पे 4 है, तो यानी कि अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा अपने पास CFSC इसकी ज्यादा होगी, यानी कि D आ जाएगा, और D के बाद कौन सा आ जाएगा अपने पास, सबसे लास्ट में C आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन आप मिला लो, कहाँ पे आ रहा है, बी सबसे ज्यादा, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है ना। बी के बाद कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ डी आ रहा है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेशन में यार देखो, मैंने आपको बोला था कोऑर्डिनेशन में या तो एक बैक बॉन्डिंग हो गया, जिसे तुम सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हो, वहां से क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि आपसे CO की बॉन्ड लेंथ पूछ देगा, या मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ पूछ देगा, एक क्वेश्चन वहां से आता है जनरली, या फिर यहाँ से आता है, या फिर तुम्हें पता ही है, या तो CFT या VBT, घूम फिर के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा, हाई स्पिन लो स्पिन पूछेगा, यही सब घूम फिर की चीजें पूछता है। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसे आप एडवांस कैटेगरी में ना ही रखें। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज 0.03 सेकेंड इनवर्स। देखो जैसे ही आप ये सेकेंड इनवर्स देखते हो तो इसका मतलब कौन सी ऑर्डर हो गई, फर्स्ट ऑर्डर हो गई। कैसे, सेकेंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है बेटा, तो ये हो गया तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लो तो हमें यहाँ पे पता चल गया रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू हमें पता चल गई, के कितना दे रखा है हमें, के दे रखा है 0.03। ठीक है, कह रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 0.9 मोल पर लीटर, और log 2 की तुम्हें वैल्यू दे रखी है। अच्छी बात है, क्या फॉर्मूला होता है के का, बताओ। के का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 पॉइंट, अगर हम उसके फॉर्म में लिख दें 2.303 बाई टी, यहाँ पे क्या लिखते हो आप, यहाँ पे लिखते हो log A0/AT या C0/CT, जो भी आप कंसंट्रेशन को कंसिडर कर लो। ठीक है, और हमें क्या निकालना, क्या है, टाइम निकालना है ना, कंसंट्रेशन, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। तो टी को इधर भेज दो, टी इधर चला गया, ये आ गया अपने पास 2.303, और के की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी कितना, 0.03। अब देखो इधर log A0/AT, A0 तुम्हें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, A0 तुम्हें दे रखा है 7.2, और AT तुम्हें कितना दे रखा है, कहाँ गया, ये रहा 0.9, तो ये तुम्हें दे रखा है 0.9, पॉइंट से पॉइंट हटा गया, नॉट है 72, कितना आ गया, 8 आ गया, और 8 को थोड़ा और सही करके लिखें तो देखो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2.303 अपॉन में कितना चल रहा है 0.03। ठीक है ना, और यहां पे आ जाएगा अपने पास log। अब एक बार बताओ, 8 को हम क्या लिख दें, 2 का क्यूब, तो इसे हम लिख दे रहे हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन में कितना चल रहा है 0.03, और इसे आप क्या लिखते हो log m टू दी पावर n को, तो आप लिखते हो n log m, यानी कि 3 log 2 हो जाएगा। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, चलो, तो ये हो गया अपने पास 2.303 डिवाइडेड बाई 0.03 इनटू में 3, और log 2 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है कितनी, 0.30। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कर लो, तुम्हें पता ही है कि देखो इतनी वैल्यू को सॉल्व करोगे जब तो कितना आ जाएगा 0.3010, और 2.303 कितना आता है 0.596 कितना आता है, 0.0693 आता है, और 3 से 3 पॉइंट लेके हटा देना तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0.0693 के आसपास आंसर आएगा, है ना, और 2 के बाद पॉइंट है तो 69.3 सेकेंड के आसपास आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 2.303 की मल्टीप्लाई जब तुम करते हो, इधर देखो तुम लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जब टी हाफ निकालते हो तो तुम क्या लिखते हो, टी इक्वल टू कितना होता है
k इज इक्वल टू होता है 0.069 अपॉन में t लिखते हो नहीं लिखते हो। तो ये आता कैसे, ये आता तब है जब आप मल्टीप्लाई करते हो किसकी 2.303 इंटू में log 2 की, और log 2 कितना होता है, log 2 होता है 0.3010। इसे सॉल्व करके कितना आता है 0.693 तो आता है, तो वही 0.693 आएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाएगा, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 69.3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। केमिकल काइनेटिक्स से देखो हम लोगों ने, जब मैंने तो क्वेश्चन करवाए थे तो असाइनमेंट में हम लोग कैसे क्वेश्चन कर रहे थे, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहे थे, बट ये तो आसान आसान लग रहा है तुम लोगों को, ये तुम ऐसे फटाफट कर ले रहा है। बड़े बड़े क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत आ रही थी कि नहीं आ रही थी, लेकिन हम लोग वो करे। लेकिन मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि अब आंसर आया देखो कैसा, तो वही है यार। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा आगे का सोच के चलना भी नहीं चाहिए। कभी कभी हर चीज़ को, हर क्वेश्चन को ऐसे नहीं लगाना चाहिए अरे यार ये तो हम एकदम उस लेवल पे जाके सोचेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, ऐसा नहीं होता। देख लो ये केमिकल काइनेटिक का क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया सस्ता सा क्वेश्चन है, बुरा भी नहीं है अच्छा भी नहीं, ठीक ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अब आप लोगों को एक बात और भी याद होगी कि हमने कहा था भैया कि थोड़ा थोड़ा आप लोग एनसीईआरटी जरूर रीड करें, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आदत डाल रखी थी पढ़ने की, उनका क्वेश्चन ये एक बार में ऐसे ऐसे हो गया होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो आपके कॉपी किताब से, मतलब जो एनसीईआरटी की लाइन है वहाँ से भी तो आएंगे। तो वही आ गया देखो, कह रहा क्लोरोफॉर्म एनिलीन कैसे अलग अलग सेपरेट करोगे इन्हें, तो बेटा आपको पता है सिंपल डिस्टिलेशन से। क्रूड ऑयल को कैसे करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। ग्लिसरॉन फ्रॉम स्पेंटाइन कैसे करते हैं, तो हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं अंडर द रिड्यूस प्रेशर, ठीक है। और एनिलीन और वाटर कैसे करते हैं हम लोग, स्टीम डिस्टिलेशन से। तो आप देख लो फर्स्ट का 4 कहाँ कहाँ आ रहा है, फर्स्ट का 4 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, उड़ा दो इन दोनों को। फर्स्ट के 4 के बाद आप देखो कि सेकंड का बी का जो है थर्ड कहाँ आ रहा है, बी का थर्ड इसमें आ रहा है। तो ये आपका ऐसे ही हो गया, 2 ऑप्शन भी आते अगर आपको तब भी आपका ही हो जाता। ठीक है, चले आगे। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी एक। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो भाई साहब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो यार इस क्वेश्चन के लिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जिन बच्चों ने जस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है शायद वो ये क्वेश्चन ना कर पाते। देखो उसका रीजन क्या है, इस क्वेश्चन में ना शायद तुम लोगों को कंफ्यूजन ये हुई होगी कि यहाँ पे हमें दे रखा है CH3MgBr एक्सेस फॉर्म में, तो इस बात का शायद तुम लोगों ने थोड़ा सा गलत मतलब निकाल लिया हो, वो अभी तुम्हें पता चल जाएगा तुमने कैसे, जो फिलहाल तो पता चल ही गया होगा क्योंकि, लेकिन फिर भी एक बार देखो इसका। देखो यार CH3MgBr का एक्सेस में होने का मतलब बस इतना है कि देखो ये इस पे भी जाके अटैक करेगा, और अगर तुम्हें CN की स्ट्रक्चर पता है तो C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि इस वाले कार्बन पे भी जाके CH3 जाके जुड़ेगा, बस इसका यही मतलब है, और इसका कोई भी सिंपल मतलब नहीं है। समझ गए मतलब कि, और इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि ये जो तुमने CH3MgBr एक्सेस में लिया, इसमें क्या होगा कि जब तुम इसे तोड़ोगे तो तुम लिखोगे CH3, इधर लिखोगे Mg, इधर लिखोगे Br, ये हो गया माइनस, ये हो गया पॉजिटिव। अब ये पहले जाके कहाँ पे अटैक करेगा, इस पे, O पे जाके माइनस आ गया, और एट द सेम टाइम क्योंकि एक्सेस में तो एक CH3 जाके इस वाले कार्बन से भी जुड़ेगा, इमाइन बनेगा पहले। तो मैं लिख देता हूँ, तो देखो पहले तुमने क्या करा, यहाँ पे लगाया ठीक है ना। देखो ये, और इस O पे कैसा आ गया नेगेटिव, O नेगेटिव से जाके क्या जुड़ गया Mg पॉजिटिव, और साथ में Br, एंड उसके बाद ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N था, तो C डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा, और इधर आके कौन जुड़ जाएगा, CH3 आ जाएगा। और क्या, बस यही है ना, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में कह रहा है आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। अगला स्टेप देखो, H3O पॉजिटिव का मतलब क्या कह रहा है, हाइड्रोलिसिस। तो जब तुम हाइड्रोलिसिस कराते हो तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कैसे कराओगे, O इधर लिख दोगे NH2, तो NH3 तुम्हारा निकल गया, और यहाँ पे क्या गया C डबल बॉन्ड हो, और इधर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो कैसे करोगे बेटा, इधर लिखा तुमने H, इधर लिखा तुमने OH, तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपका बनेगा इधर देखो, तो वो ये आ गई बेंजीन, ठीक है ना। बेंजीन के साथ क्या आएगा, ये यहाँ पे आपने लगा दिया OH, देन उसके बाद ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्डो एंड NH2। अब मेरी बात सुनो, अगर किसी के माइंड में ये बात आ रही हो क्योंकि हमने CH3MgBr को एक्सेस फॉर्म में लिया है, तो ये इस पे ये जो तुमने बनाया C डबल बॉन्डो CH3, सॉरी मैंने NH2 कहाँ से लिख दिया, यहाँ पे कीटोन होना, ठीक है ना। तो अगर किसी की बस मैं सोच रहा था कि ये गलती शायद तुम लोगों ने ना करी हो, क्योंकि देखो अगर CH3MgBr एक्सेस फॉर्म में, तो तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि ये वापस से जाके क्या करेगा, कीटोन को जाके अटैक कर देगा, क्योंकि अभी भी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन यहाँ पे है ही ना, है ना। तो इस पे जाके वापस अटैक कर देगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो तुम्हारा CH3MgBr था वो मेथेन बना लेता है, वो अब उसकी कोई रिएक्टिविटी नहीं रहेगी, ध्यान रखना। यानी कि आपने क्योंकि एक बार हाइड्रोलिसिस करा दी, अब इसके बाद जो अगर तुम्हें लग रहा है कि ना अभी तो ये एक्सेस में, तो सर अभी भी बचा होगा, जाके वापस से इस पर अटैक करेगा, नहीं करेगा। अब क्योंकि तुमने हाइड्रोलिसिस करा दी है तो बचा कुचा जितना भी CH3MgBr था वो वाटर से रिएक्शन करके मेथेन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आगे कोई भी आगे रिएक्शन नहीं होगी कि तुम सोचो CH3MgBr वापस से जाके इस पर अटैक कर दे। तो यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो ये तुम देख लो कहाँ पे है। अच्छा मैंने यहाँ पे CH3 नहीं लिखा क्या, यहाँ पे एक CH3 भी तो होगा बेटा, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे भी लिखो है ना, यहाँ पे एक CH3 भी तो है। क्यों, क्योंकि CH3MgBr ने पहले तो यहीं पे अटैक करा, फिर उसके बाद यहाँ पे अटैक करा। तो अब ये मैच कर लो कहाँ पे आ रहा है, तो देखो इधर आ रहा है, यही है क्या ऑप्शन,
बाकी तो इधर CN ही है, इधर नहीं नहीं नहीं। देखो ये यहाँ पे इन्होंने वही करा जो मैं तुम्हें बता रहा था, तो ये ऑप्शन, इस पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो ये C हमारा थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये थोड़ा सा ऐसा ध्यान देने वाला क्वेश्चन था कि अगर तुम लोग इसमें थोड़ा सा रिएजेंट को देख के घबराए नहीं होगे कि हमने CS3 MGBR एक्सेस में लिया तो हम बिल्कुल एकदम खत्म ही कर दें, बस ये नहीं होगा, है ना। थोड़ी बहुत सी बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। चलें आगे। चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन यार ये मैं बोलूंगा कि एक कैटेगरी में रखूंगा कि हाँ ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्न देखो, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज अ सिस ट्रांस आइसोमर, इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड है जो सिस ट्रांस आइसोमर में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, और 1,2 डाइमिथाइल तो CH3 ये हो गया, यही तो स्ट्रक्चर है इसकी, है ना। अब बिल्कुल हो सकता है यार, देखो एक बार इसे अबव द प्लेन लगा सकते हो, बिलो द, पहले ही आंसर हो गया इसका तो फिर, है ना। पेंट वन इन नहीं करेगा, देखो एक, देखो पेंट वन इन का मतलब CH3 CH2 CH2 CH, डबल बॉन्ड CH2। बेटा एक कार्बन पे दो सेम एटम नहीं हो सकते, हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यानी कि सिस और ट्रांस शो करने के लिए ईच कार्बन ऑफ एल्कीन शुड हैव बोथ डिफरेंट ग्रुप, यानी कि ये दोनों सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, और ये दोनों फिलहाल के लिए कैसे सेम है, तो ये तो शो ही नहीं कर सकता। ठीक है, इधर देख लो, कह रहा 2 मिथाइल हेक्स 2 इन, तो कितने कार्बन है, 6, 1 2 3 4 5 और एक 6, और कह रहा है दूसरे पे लगा हुआ मिथाइल यानी कि यहाँ पे लगा हुआ CH3, तो ये भी नहीं करेगा यार। और दूसरे पे डबल बॉन्ड है, देखो अगेन वही चीज आ गई कि यहाँ पे भी क्या है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस पे दो सेम ग्रुप नहीं हो सकते, यहाँ भी दो सेम ग्रुप है, तो ये भी नहीं करेगा। ठीक है, देखो मैं सारे तुम लोगों को अगर आंसर की देखनी है तो तुम्हारे पास वीडियो ऑलरेडी बहुत सारी पड़ी हुई है, तो वहाँ पे देख लो, मैं डिटेल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो किसी को बोरिंग लग रहा हो कि अरे यार ये क्या है, ठीक है ना, तो हमें तो सारे करने। इधर देखो कह रहा 1,1 डाइमेथाइल, तुम देखो इसे नाम पढ़ के देख लो, 1,1 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन सिस ट्रांस करते हैं, ध्यान रखना, लेकिन अब कह रहा है 1,1 यानी कि एक मिथाइल इस पे एक मिथाइल इस पे, तो जब एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप लग गए तो अगेन ये भी तुम्हारा GI शो नहीं करेगा। यही मैं तुम्हें बता रहा हूं इतनी देर से कि GI कौन शो करेगा, बस पहला वाला कंपाउंड करेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बट बाकी का रीजन क्या है वो तुम्हें पता है कि GI शो करने के लिए जब आपने आइसोमर्स पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो उसमें एक कंडीशन लिखवाई गई थी आपको कि भैया कभी भी अगर आपको GI शो करना है, जो देखना है, तो आप ये देखोगे कि एल्कीन के जो दोनों कार्बन हैं उन पे ए और जो भी सेम आप एटम जो एटम लगा रहे हो सेम नहीं होना चाहिए, अगर ये H है तो ये क्या होना चाहिए, कोई दूसरा हो, H ना हो बस, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये भी बहुत ही आसान सा बढ़िया हलवा सा क्वेश्चन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का GOC का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ ये देखो मोल कॉन्सेप्ट का, यार तुम लोग इतना परेशान हो रहे थे कि सर मोल कॉन्सेप्ट का और बताओ, देखो क्या निकला क्वेश्चन, देखो कैसा आया है ना। इसे अब किस पेज पे करें, अगले पेज पे करेंगे आप। देखो हमसे कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग चूज द वन विच विद इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम्स पूछे हैं तुमसे, ठीक है ना, और तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे लिख दो कंपाउंड और इधर लिख दो तुम नंबर ऑफ मोल्स, या सिर्फ मोल्स लिख दे रहे जगह का मैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं मोल्स, और आपसे पूछा क्या है, पूछा है नंबर ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे आप लिख दो ऐसे एटम्स। कंपाउंड क्या दे रखा है तुम्हें, तो पहला कंपाउंड आपको दे रखा है बेटा Na2CO3, क्या नाम है इसका, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और हमें सोडियम कार्बोनेट के मोल्स निकालने हैं, कैसा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगा, तो मोल्स निकालेगा गिवन मास बाय मोलर मास, तो ठीक है, तो गिवन मास कितना है इसका 212, और मोलर मास भी तुम्हें दे रखा है कितना 106, तो 106 दूनी 212 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद दूसरा कंपाउंड क्या दे रखा है हमें, देखो मैं सामने सट जाता हूँ, देखो इधर Na2O, दूसरा में दे रखा है Na2O, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना दे रखा है 248, तो ये हो गया अपने पास 248, और मोलर मास दे रखा है इसका आपको 62, तो ठीक है, तो 6 चौक 24 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 62 चक्कू 248। देन उसके बाद इधर देखो, फिर हमें अगला क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, NaOH दे रखा है, NaOH, और NaOH का आपको गिवन मास कितना दे रखा है 240, तो यानी कि हो गया 240, अपॉन में मोलर मास कितना दे रखा है 40, तो 6 चौक 24 अगेन 6 टाइम में चला जाएगा। अगला देखो 12 ग्राम दे रखा है हमें H2, तो अभी हम कंपाउंड दे रखा है हाइड्रोजन, और इसका गिवन मास कितना है 12, तो ये हो गया 12, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा 2, एक का होगा ना 1, अगर सोच रहे हो 1 कैसे, अबे भाई H2 है ना यार, ये तो कैसी बातें कर रहे हो, 6 आ गया। अब उसके बाद देखो अगला देखो 220 किसका CO2 का, तो ये हो गया अपने पास CO2 और 220। देखो इस क्वेश्चन ने बिल्कुल तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करा, ये तो हम तुम्हें सॉल्व करके पूरा डिटेल से समझा रहे हैं, इसलिए टाइम, अभी हमें सॉल्व करना होगा तो हम ऐसे थोड़ा ना करेंगे। तो देखो इसके बाद 44 दे रखा है, तो 44 कितना हो गया, 4 पंजे 20, 5 आ रहा है क्या, 5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। देखो
तो इस क्वेश्चन में सोचो अगर मैं मोलर मास भी नहीं दिया तब भी एक बार था कि चलो यार मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ता, हमें टाइम लगता, लेकिन इसमें कुछ भी तुमसे निकलवा, तुम्हें सीधे सीधे मोल्स निकालने थे। अब हमें मोल्स पूछे नहीं, हमसे क्या पूछा, एटम पूछा हुआ है। तो देखो मोल्स किसके टर्म्स में निकालोगे, Na के टर्म्स में, तो इधर 4Na है ना, इधर भी क्या आ जाएगा अपने पास 6Na, इधर आ जाएगा अपने पास 6Na, इधर कितना आ जाएगा 5Na। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एटम्स कैसे निकालेंगे, तो यार एटॉमिसिटी देख लो बस इसकी। एटॉमिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो यहाँ पे 2Na 3 और 3 कितने हो गए 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 × 2 कितना हो जाएगा 12Na। ठीक है, दूसरे में देख लो एटॉमिसिटी कितनी है, 2 और 1 3, तो यहाँ पे 4 या 12, तो ये भी हो जाएगा 12Na। ठीक है, इधर देख लो एटॉमिसिटी 2 और 6 दूनी 12, तो ये भी क्या आ जाएगा 12Na। और इधर क्या आ जाएगा 2 और 1 3, ठीक है ना, 2 और 1 3 और 6 या 18, ये आ जाएगा 18Na। ठीक है, और इधर कितना है, मैंने इस वाले लिख दिया क्या, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, टिंग एक, इसमें कितना था 3 4 5 6, ठीक है। इसमें देखो 2 और 1 3, तो 4 या 12, ये भी ठीक है। इधर अच्छा ये वाला तो करी नहीं मैंने NaOH वाला, एक सेकंड रुक जाओ बस। देखो NaOH में एटम देखो 1 2 3 और 3 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे, 6 मुझे 12 6 18, तो 18Na आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6 दूनी 12, ये सही है। 5 का देखो 5 और यहाँ पे कितने 3 है, 5 3 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15Na, है ना। तो हमसे अब ऑप्शन पढ़ो क्या कहा है, कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बताओ इनमें से इक्वल नंबर ऑफ एटम किस में है। तो देखो यहाँ पे 12 है, इसमें 12 है और यहाँ 12 है, यानी कि किस में, A में है, B में है और C में है। देखो A में है, फिर अपने पास B में भी है, और फिर हमारे पास किस में है, C में है। C नहीं सॉरी, C में कहाँ है, A B C में नहीं है, D में है। फिर इसमें हाइड्रोजन वाले में, हाइड्रोजन में ही तो है, हाँ। तो यानी कि A B और D आंसर हो जाएगा, तो A B और D यानी कि थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यार ये देख लो कितना बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन था। कुछ नहीं है यार, बस वही है कि क्या बोलूँ यार, अभी मतलब मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग इस समय मोटिवेट होना नहीं चाहते हो, बट मैं बोलूँ भी क्या, फाइनली बोलूँगा तो यही कि थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें, है ना। और एक मतलब मैं बोलूँगा कि बच्चे मुझसे पूछते हैं बार बार, भी मैसेज भी आ रहा है, कॉल भी आ रहा है, बच्चे यहाँ आए भी थे मिलने कि सर ड्रॉप लेना ले। भैया देखो, अगर तुम 12th में थे, तुमने पेपर दिया है, तो तुम्हें बिल्कुल अपने आप को चांस देना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। और आपके अंदर वो चीज़ भी होनी चाहिए कि हम कर लेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस सब कर रहे हैं तो हम कर लें। दूसरी बात, अगर आपका पहला ड्रॉप था कि आपने एक बार ड्रॉप दिया और आपके नंबर ठीक ठीक आपको लग रहा है, बट आपको इतने नहीं लग रहे हैं कि सिलेक्शन हो पाएगा, तब भी आप ड्रॉप लो। लेकिन अगर आप 2 ड्रॉप ले चुके हो, 3 ड्रॉप ले चुके हो, तो आप ड्रॉप मत लो ऑब्वियसली। फिर अपने घर वालों की सुनो, वो जो आपसे कह रहे हैं वो करो। क्योंकि अगर आप 3 बार पेपर दे चुके हो या 2 बार पेपर दे चुके हो और आपका स्कोर वैसा भी नहीं आया जैसा एक एवरेज स्टूडेंट का आना चाहिए कि हाँ भाई अगर इस बार इतना है तो अगली बार पेपर निकल जाएगा, तो फिर आप मत लो, सीधी सी बात है। इस पर यार और ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि ये तुम लोगों की इंडिविजुअल अपनी वो है। बट हाँ, किस बेसिस पे लेना चाहिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल 12th वाले बच्चों ने भी पेपर दिया है, अब किसी बच्चे ने पहली बार दिया है और उसका ठीक ठीक आ रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन जितनी थी उतना नहीं आया, बट उससे तो एक चांस दो यार। पेरेंट्स से भी कहूँगा आप एक चांस बच्चों को दो अपने, भाई बिलीव करो। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैसेज आ रहा था, रात में मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। बाकी अगर किसी ने एक बार दे दिया है, 2 बार दे दिया है, 3 बार दे दिया है, फिर भी उसका रिजल्ट उतना सेटिस्फाइंग नहीं है, तो आप मत दो बस, है ना। बाकी वही है यार कि पहले दिन से, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो उसके अगले दिन से तुम लोग स्टार्ट हो जाओ पूरी तरीके से और पूरी ताकत झोंक दो। कुछ भी फालतू की चीज़ें, अपना मोबाइल फ़ोन सबसे पहले हटा दो, तुम लोगों से कह रहे हैं। क्योंकि देखो पेपर अब अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं यार, पेपर तुम देख लो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार कि सर तो पहले से सॉल्व करके आए होंगे या जो भी होगा XYZ, तुम भी तो कर ही चुके हो, तुम बता दो मुझे। अगर किसी के माइंड में चल रहा है कि हाँ सर ने पहले, ऑब्वियसली चल ही रहा होगा, पर तुमने भी तो सॉल्व करा होगा पेपर, तुम बताओ क्या तुम्हें केमिस्ट्री में, बताओ हमें, हम फिजिक्स और उसका हटाओ बायो का, मेरी बात करो, केमिस्ट्री की बात करो। केमिस्ट्री में तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि तुम्हें लगा यार ये तो ऐसा कुछ आ गया जो अपने कॉपी से बहुत अलग हट के आ गया, सर ने जो पढ़ाया उससे बहुत ही डिफरेंट आ गया, मुझे तो नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं तब भी, तो वही चीज़ है। इस क्वेश्चन को देखो कि अब देखो, अब ये बताओ ये बातें इनका क्या करें। क्वेश्चन देखो, कह रहे अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, फर्स्ट से थर्ड 3 कंपाउंड में दे रखे हैं, कह रहे द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ CH बॉन्ड मार्क्ड स्टार, बताना है, मतलब ऑर्डर बताना है। यार एक बार बताओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ जाएगी। तो भैया तीनों देख लो एक बार। यार देखो ऐसा है, ये तुम्हारा कौन सा कार्बन है, ये तुम्हारा sp2 कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, ये तुम्हारा sp कार्बन है। और ये कौन सा कार्बन है, ये तुम्हारा sp3 कार्बन है। और दूसरी बात, अगर यहां से H निकल भी गया तो यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक भी हो जाएगा। खैर वो सब बातें बात की हैं, छोड़ो ये सब बातें। फिलहाल तुमसे कह रहा है कहां से H नहीं निकलेगा आसानी से, मतलब बॉन्ड एनर्जी कहां पे बहुत ज्यादा होगी कि बॉन्ड, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है। तो भैया सीधी सी बात है, तुम इस वाले बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते क्योंकि ये sp कार्बन है, फिर ये sp2 कार्बन है, फिर वो sp3 सबसे आसानी से कहां टूट जाएगा, ये वाला टूट जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला बॉन्ड तोड़ ही नहीं रहा तो सबसे ज्यादा होगी, फिर उसका कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला। और बेटा थर्ड वाला तो सबसे आसानी से तोड़ देगा बॉन्ड, तो यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए।
तो देख लो कौन सा वाला है, सेकंड वाला आपको मिल जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक है, कि हमसे ये कहा जा रहा है कि कौन सा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो sp वाला तुम हाइड्रोजन निकाल लोगे, बताओ। ठीक है, तो वही चीज है कि बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा जाएगी। चले आगे, चलो ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन देखो, कह रहा था स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba2+ इज, हमें बतानी है। ठीक है, और कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, जैसे स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन SO4 2- का दे रखा है एक्वस में, फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तुम्हें BSO4 सॉलिड का दे रखा है। ठीक है, और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन तुम्हें BSO4 सॉलिड का दे रखा है। तो देखो, अपने को पता है फॉर्मूला थर्मोकेमिस्ट्री का, एक प्यारा सा क्वेश्चन, हीट ऑफ रिएक्शन अगर आप निकालोगे तो आपका होगा प्रोडक्ट माइनस का रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, आप ऐसे लिखोगे कि हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, प्रोडक्ट का, माइनस का हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, रिएक्टेंट का। यहाँ पे भी डेल कर लो, यही तो था फॉर्मूला अपने पास। बताओ जल्दी बताओ। मैंने आपको बताया था कि थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो है बॉन्ड एनर्जी का, उसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता, बाकी सब में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही होता। आप बोलो हाँ या ना, याद आया? ठीक है, तो बस वही है। अब देखो, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है भैया, तो इसे थोड़ा और सही से लिख लेते हैं। तो मैंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, हम हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्चुअली निकाल रहे हैं किसका, BaSO4 सॉलिड, प्रोडक्ट में सॉलिड ही है। ठीक, उसके पास माइनस क्या लिखेंगे अब अपन, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, वो हम दो तरीके से लिखेंगे कि एक तो किसका Ba2+ का, और दूसरा क्या है SO4 2- का। इसे सही से और सही से भी अब लिख दूंगा मैं। तो देखो यार, डेल्टा हीट ऑफ द रिएक्शन तुम्हें दे रखी है ऑलरेडी माइनस का 4.5 है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इस वाली लाइन से वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे आप हीट ऑफ द रिएक्शन रहने दो, तो ये तुम्हें दे रखा माइनस का 4.5 इज इक्वल टू BaSO4 का तुम्हें दे रखा है, BaSO4 सॉलिड का ये दे रखा बेटा, देखो तो माइनस का तुम्हें दे रखा है कितना, 349। ठीक है, यूनिट देखो चेंज करने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ किलो कैलोरी पर मोल में ही है, तो बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्लस इसके बाद क्या आ जाएगा, अब मेरी बात सुनो, इसका तुमने लिख लिया, सॉरी नॉट प्लस, इट्स माइनस, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, Ba2+ का। ठीक है, और प्लस क्या लिखोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन किसका, SO4 2- का। तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। अब हमें ये निकालना है, इसे x मान लेते हैं। तो देखो एक काम करो, इस पूरे टर्म को इधर लेके आ जाओ, उसे इधर लेके आ जाओ, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 345.5, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 345.5 इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, ये तुम्हें निकालना है, इसे आप x मान लो, प्लस इसकी एनर्जी कितनी दर की है, SO4 2- की, SO4 2- की दर की माइनस का 216। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 216। अब यहाँ से बस आपको क्या करना है, x फाइंड करना है। अब आप x जल्दी से यहाँ से कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। ठीक है, माइनस का 128.5 के आसपास आ जाएगा, माइनस का 128.5, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो कितना बढ़िया था। अब ये भी क्या है कि थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हमने तुम्हें सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन के अलावा कराया ही नहीं है कोई, याद करो, चाहे वो एंट्रोपी का क्वेश्चन हो, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी का हो, ठीक है, चाहे हम लोगों ने किसका लिखा हो, जैसे ये वाला हीट ऑफ फॉर्मेशन का करा हो, बॉन्ड, मैंने आपको बताया भी था, मैंने नोट में भी लिखवाया था कि सिर्फ जो तुम्हारे पास बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें हम लोग रिएक्टेंट माइनस का प्रोडक्ट करते हैं, बाकी सारे फॉर्मूले में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो ये लो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था थर्मोकेमिस्ट्री का, प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन। चलें आगे, चलो आगे देखो, ये देखो, अब बताओ मुझे रेडॉक्स में इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। ये याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑक्सीजन जो है बेटा वो 3 फॉर्म में मिलता है हमें। एक हमें मिलता है क्या O2 माइनस की फॉर्म में, एक हमें मिलता है O2 2- की फॉर्म में, और एक हमें मिलता है O2- की फॉर्म में। याद आया, मैंने कहा था इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। ये हमारा क्या होता है बेटा, सुपर ऑक्साइड। नाउ दिस इज कॉल्ड एज पर ऑक्साइड, इसे हम कहते हैं पर ऑक्साइड। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है जस्ट ऑक्साइड, यानी कि वाटर वाला। तो तुम्हें यही दे रखा था। KO2 को जरा देखो, जब आप KO2 को बेटा ब्रेक करते हो तो एक सुपर ऑक्साइड है ना, तो कैसे टूटेगा, K पॉजिटिव एंड O2 पे कैसा आ जाएगा, माइनस का। तो तुमसे वही पूछा गया था, ठीक, -1। अब देखो, लेकिन हमें यार O का नहीं निकालना है, सॉरी, हमें K का निकालना है, तो K पे +1 आ गया, तो यहाँ पे किसका आ गया, +1 आ गया। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है H2O2 में O2 का बताना है, तो आप इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो एक बार, इस पे कितना आ गया, -1, इस पे कितना आ गया, -1। ठीक है, तो -1 -1। तो देखो, अब तुम एक चीज समझो, तुम्हारा आंसर थोड़ा एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। +4 +2 नहीं आ सकता, क्योंकि हमसे सबसे पहले किसका पूछा, K का आया कितना बेटा, +1 आया। फिर ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो इधर देख लो, यहाँ पे -2,
यहाँ पे -1 है ना। बट फिलहाल हमें स्ट्रक्चर हमें बनानी है, हम तो सारे सॉल्व कर रहे हैं। तो H2SO4 का जब स्ट्रक्चर बनाओ कैसे बनाओ, जल्दी से बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -2 -2 -1, एक इससे और खींच लेगा तो -2, एक सल्फर से एक हाइड्रोजन से -2। इसने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6, तो क्या आ जाएगा +6। तो इसका मतलब इस पे आ गया +6, इस पे आ गया -1। बट हमें एक का बताना तो आप -1 बोल सकते हो, ठीक। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला। ये भी एक बहुत ही प्यारा सा हलवा सा क्वेश्चन था एकदम, कि तुम्हारे सामने किसी ने ठंडी खीर रख दी, खा लो, आगे चल लो। अगला क्वेश्चन देखो। देखो यार, एक मुझे ये क्वेश्चन भी ऐसा लगा, क्वेश्चन तो बहुत इजी है, पर मुझे लगा कि शायद इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। अब मेरी बात सुनो, कंडक्टेंस यार दो ही चीजों की वजह से होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या फ्री आयंस की वजह से होगा। तो यानी कि जिसमें आयंस सबसे ज्यादा होंगे उसमें सबसे ज्यादा होगा, और जिसमें कम होंगे उसमें सबसे कम। तो तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर देखो ये तो सिंगल यूनिट है, और ये भी क्या है हमारे पास, ये वाला, ये भी सिंगल यूनिट है। तो यहां तो कंडक्टेंस 0 होगा और यहां भी कंडक्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो दो दो आंसर क्या लगा दें, क्या सेकंड भी लगा दें और थर्ड भी लगा दें? नहीं, मेरी बात सुनो, जिनमें आयंस है ही नहीं उनकी बात हो ही नहीं रही है, जिनमें आयंस हैं उनकी बात हो रही है। इसका मतलब आप इसे तोड़ोगे तो यहाँ पे एक Cl- और एक ये पूरा, आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 आयंस मिलेंगे। जब इसे तोड़ोगे तो 3 Cl इधर और एक इधर, टोटल आयंस कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। इन दोनों में बताओ, तो इन दोनों में कम किस में है, इसमें है, तो इसी में बेटा कम होगा, सीधी सी बात है। मिनिमम कंडक्टेंस का मतलब जिसमें नंबर ऑफ आयंस क्या है, कम होंगे। इन्हें मत कंफ्यूज होना कि इसमें तो सारा है ही नहीं, क्योंकि देखो आपने पढ़ रखा है कॉम्प्लेक्स स्फीयर जो होते हैं वो ब्रेक नहीं होते। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट अगर इसके अंदर कितने भी आयंस लिखे हो ये टूटता ही नहीं है, इसके बाहर जो काउंटर आयन वगैरह होता है वो ब्रेक होते हैं। तो तुम कहोगे सर ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी है, तो ये तो फिर कंडक्टेंस 0। बट 0 वाले को मिनिमम हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जिसमें आयंस हैं, जैसे इसमें 3 और 1 4 आयन है, इसमें 2 आयन है, तो इनमें से कम किसमें होगा, यानी कि किसमें होगा, ए वाले में होगा। तो इसमें शायद तुम लोग कंफ्यूज हुए हो, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखो आपको पता चली गया होगा अब तक। चले आगे, चलो आगे। बट क्या पता आपको किसी ने आपका भी आंसर ना दिया हो, तो शायद मेरी वीडियो काम आ जाए। फिलहाल आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज द प्रोडक्ट। बेटा डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर तुम रिएक्शन कराते हो वार्म वाटर से, तो यहाँ पे तो बनता है फिनॉल। अरे ये कौन सा पेन ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ बनता है फिनॉल। तो पहला ही आंसर हो गया तुम्हारा बिल्कुल सही, ठीक है, ये लो करेक्ट। लेकिन आगे और चलते हैं। देखो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बेटा सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस का CO। तो अगर तुम सोडा लाइम के साथ हीट कराते हो डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 यहाँ से निकल जाए, क्या बनेगा, बेंजीन ही बनेगा बेटा। हमें बताना कहाँ नहीं बनेगा। वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, बट देख लो। रेड हॉट आयरन ट्यूब और एसिटिलीन, बेटा बेंजीन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रखा है ना, क्या बनता है, बेंजीन ही बनता है। ये तो बेंजीन की मेथड प्रिपरेशन ही दे रखी है तुम्हें। ये लो इधर बात कर लेते हैं। एनहेक्सेन और मॉलिबेडनम का ऑक्साइड, टेम्परेचर 773 और प्रेशर कितना 10 से 20 ATM। क्या है ये, कौन सी रिएक्शन है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। याद आया। तो अगर तुम एन हेक्सेन, अगर मैंने यहाँ पे हेक्सेन की जगह पे ये हेप्टेन कर दिया होता, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया ना, 7 1 2 3 4 5 6 7। अपनी किताब खोल के देख लेना, कॉपी नोट्स, अपने नोट्स देखना उसमें, तो यहाँ लिखा होगा टाउलिन, और इसके जस्ट ऊपर तुमने एन हेक्सेन जहाँ पे लिखा था, अपने नोट्स खोलना और वहाँ पे लिखा होगा बेंजीन। कौन सा चैप्टर, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जाना, एल्केन खत्म, एल्कीन खत्म, एल्काइन खत्म, एल्काइन के बाद एरोमेटिक कंपाउंड में बड़ी होगी हेडिंग बेंजीन। बेंजीन की पहले तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिर प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज में जाके देख लेना कि एरोमेटाइजेशन रिएक्शन क्या है, उसी में लिखा हुआ है। तो मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं तो कॉपी में लिखे हुए हैं, हम तुम्हें दिखा देंगे, तो कॉपी में लिखे हुए सेम क्वेश्चन है, बट वही है। अब देखो जो भी है फिलहाल, तो हाँ हमारा आंसर देखो आ चुका है, बाकी सबके आंसर तुम्हें बोर्ड पे मैंने लिख दिए हैं। चलें आगे और थोड़ा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भैया। लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते थे हम लोग, कोऑर्डिनेशन आ गया सामने। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। आपको पता है कि जिनके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक कहेंगे। अब बस हमें यही चेक करना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो वो चेक करने के लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि अगर डोनर एटम कार्बन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होती है। जबकि अगर अपने पास हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर डोनर एटम है, तो इन्हें क्या कहते हैं, वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। और वीक फील्ड में देयर इज नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, राइट। यहाँ पेयरिंग नहीं होती है, यहाँ पेयरिंग हो जाती है। चलो गाइस तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात NiCl4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो Ni का जल्दी से। तो कहोगे सर ये होता है अपने पास 3d8 4s2।
-2 +2 में आ जाएगा, +2 में क्या करोगे तो Ni2+ में कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 3d8, और 3d8 डी में 8 इलेक्ट्रॉन भर दो विदाउट पेयरिंग, बिकॉज हेलोजन कैसा लिगेंड है, ये है तुम्हारा वीक फील्ड लिगेंड। मैंने क्या बोला, हेलोजन ऑक्सीजन सल्फर, तो वीक फील्ड लिगेंड। पेयरिंग मत कराओ 8 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है, एक भी होती तब भी ये पैरामैग्नेटिक होता, तो पहला तो यही निकल के आ गया पैरामैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है Ni2+ ही आएगा बट पेयरिंग के साथ, तो अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, पूरा नहीं करेंगे अपन, अपने पास वापस से Ni2+ में ही है, यहाँ पे सॉल्व कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, Ni2+ ही आएगा, 3d8 ही आएगा। लेकिन पिछली बार हमने पेयरिंग नहीं की थी, इस बार हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cn है, और Cn कैसा होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अभी बताया ऊपर देख लो। पेयरिंग के साथ 8 इलेक्ट्रॉन भरो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, तो ये तो हो गया डायामैग्नेटिक, तो ये बिल्कुल भी पैरा नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, Ni के साथ क्या है, ppS3 है, ppS3 अगर डोन एटम कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगेन वही वाली बात है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे Ni तुम्हारा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 0 आएगी, क्योंकि ppS3 तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यहाँ पे Ni कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3d8 एंड 4s2, और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब आप पेयर कराओगे तो कैसे भरोगे बताओ जरा, 5 ही है ना, ज्यादा कर दिया मैंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। आ जाओ उधर, NiCO4 अगेन, CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, अगर CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Ni तुम्हारा 10 है, तो वापस से यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, बिल्कुल सेम केस बनेगा ये वाला जो लोग बनाया, तो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो NiH2O, वाटर क्या है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, और Ni2+ में अगर ये 3+ में होता है बेटा तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये बात नहीं पढ़ी है कि अगर Ni तुम्हारा 3+ में है और कोबाल्ट तुम्हारा 3+ में है, तो वाटर के साथ क्या बनाता है, वो लो स्पिन बनाता है ना कि हाई स्पिन, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो हम क्यों एज्यूम करें। तो भैया देखो Ni की बात कर लेते हैं, अगेन वही वाली बात है, क्या है ये, +2 में है तो ये 3d8 हो जाएगा, 4s तो 0 हो जाएगा, डी में 8 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाइए जरा, और 8 इलेक्ट्रॉन तो भरोगे, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे ये बताओ मुझे, विदाउट पेयरिंग भरो, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 2, तो बेटा ये भी कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक। कितने पैरामैग्नेटिक निकले, तो एक A निकला पैरामैग्नेटिक, और एक कौन सा निकला, D, बस A एंड D, ओनली A एंड D, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th, ऑप्शन नंबर 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, चले आगे, क्या हम लोग आगे चलें, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और हलवा क्वेश्चन, मतलब यार क्या बोले, अभी बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब मैं क्या बोलूँ, कुछ बच्चों का केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत ही बढ़िया हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है, बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया हुआ होगा, बट अब फिजिक्स में उन्होंने कितना अपने आप को संभाला वो देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज्ड ब्रोमीन वाटर, अरे मतलब फालतू में डराने वाली बात है। कह रहा है कि अगर तुम इसकी Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन करेगा कि नहीं, इतना बताओ बस, डीकलराइज्ड ऐसी फालतू बातें नहीं, मतलब ऑब्वियसली मीनिंग वही होता है, बट हाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो बेटा एनिलीन की अगर तुमने निकाली रिएक्शन कराई तो एक्सेस फॉर्म में ब्रोमिनेशन होगा, जितनी ऑर्थो पैरा सब घेर लो क्योंकि हाईली प्लस एम शो करेगा, तो बेटा एक इधर Br लगेगा, एक इधर Br लगेगा, और यही सेम रिएक्शन फिनॉल के साथ भी होती है, अगर तुम लोगों को याद रही हो थोड़ी बहुत, है ना, ये Br, तो ये तो कर रहा है रिएक्शन, लो फिनॉल आई गया नीचे ये दे रखा, तो अगर आप इसकी रिएक्शन भी ब्रोमीन वाटर से कराते हो तो सेम जो एनिलीन के साथ हुआ है वही यहाँ पे किसके साथ होगा, फिनॉल के साथ, यानी कि यहाँ भी क्या होगा कि इधर Br, एक Br यहाँ पे, और एक Br आ जाएगा अपना इधर। इस कंपाउंड की देख लो यार, स्टायरीन बोलते हैं इसे, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 को, तो Br2 प्लस वाटर, तो अगर तुमने स्टायरीन की रिएक्शन करी तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, CH एक Br CH2Br, है ना, ये दोनों जगह पे Br आके लग जाएगा। बट हाँ अगर तुमने साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराई तो एज देयर इज नो ग्रुप ऑफ प्लस एम माइनस एम तो खैर छोड़ ही दो, तो बेटा हमारा सही आंसर ये हो जाएगा सेकेंड वाला, कि साइक्लोहेक्सेन की अगर आपने Br2 वाटर से रिएक्शन कराई तो देयर इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। तो आंसर तो पता ही था, बट हाँ ऑप्शन सारे आप देख लो एक बार, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है पेपर्स हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करते रहो। अभी वही वाली बात है, जो बच्चे पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि हमें डॉक्टर ही बनना है, तो उनकी बेटा अभी मंजिल मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सोचो बस हो गया, एक बार नहीं हुआ 2 बार करो, 2 बार नहीं हुआ 3 बार करो, जिन्हें करना ही है, जिन्हें इसके अलावा उनके दिमाग में कुछ और चल ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, तुमने ठीक है आए, तुम्हें बुरा लगा, पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ जो भी है, अच्छा लगा होगा तो अच्छा हुआ हो तो खुश भी हो गए, बुरा लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब टाइम है वापस से अपने तीर कमान संभाल लो बेटा, पूरे ताकत से वापस से जुट जाओ और अपनी तैयारी वापस से करो, भरोसे मत बैठे रहना। अब तुम सोच के देखो तुमने लास्ट के 2 महीने में जिस तरीके से पढ़ाई करी है, अगर यही पढ़ाई तुम पूरे साल कर जाओ तो सोच के देखो इस एग्जाम की कितनी वैल्यू है तुम्हारे सामने, वैसे तो बहुत वैल्यू है लेकिन तुम सोच के देखो
है ना, इंसान ही तो करता है सब कुछ, पहाड़ काट दिया दशरथ मान जी ने, पूरा पहाड़ काट दिया। तो वही चीज है बस, आप अभी से लग जाओ, पूरे साल आपने लास्ट में 2 मंथ जैसे पढ़ाई करी, पूरे साल एक बार करके देखो, तो पेपर ऐसे चुटकियों में ना निकल जाए, ना बन जाओ डॉक्टर तो कहना। तो बट वही चीज है यार, बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना ढील दे देते हैं कि यार अभी चलो छोड़ो, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, वही चीज जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है फिलहाल। हाँ, क्या कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ओके, हैवर प्रोसेस में बेटा एफी कैट लिस्ट को लेते हैं, सामने लिखा हुआ है। वैकर प्रोसेस में पीडीसीएल2 को ही लेते हैं, ये भी सामने लिखा हुआ है। विल्किंसन कैटालिस्ट देख लो बेटा, इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ध्यान रखना क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तुमसे ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, तो ध्यान रखना जीसस सॉल्ट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बट हमसे इस क्वेश्चन में वो नहीं पूछा गया, डोंट वरी। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट एनसीईआरटी खोल के देख लेते, उसी में लिखा हुआ TiCl4 विद AlCH3 का होल थ्राई के साथ। तो ये तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ये वाला हो रहा है क्या, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया था। अगला क्वेश्चन देख लो, एक और मैचिंग वाले क्वेश्चन, इस बार मैचिंग वाले ज्यादा आगे क्वेश्चन है ना। विटामिन B12 से क्या होता है, एनीमिया ही तो होता है, खून की कमी वाला, वही तो है ये, ठीक है। और डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, रिकेट्स को हिंदी में क्या होता है, रतौंधी बोलते हैं शायद, पता नहीं। और B2 से क्या होता है, चीलियोसिस होता है, ठीक है ना। और विटामिन B6 से कन्वल्सन्स। इसमें ऑप्शन देख लो, पहले का चौथा कहाँ कहाँ आ रहा है, जहाँ जहाँ नहीं आ रहा पहले तो उन्हें उड़ा दो, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। फिर बी का क्या आ रहा है, बी का अपने पास था रिकेट्स, बी का आ रहा था तीसरा, बी का तीसरा कितना, दोनों में ही है। सी का क्या है, सी का फर्स्ट कहाँ नहीं है, सी का फर्स्ट यहाँ नहीं है, उड़ा दो इसे, थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है यार। चलो अगला देखते हैं, देखो यार, तो अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि स्टेटमेंट में दे रखा है कि फेरोमैग्नेटिज्म जो है इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। भैया बिल्कुल सही बात है, देखो बस पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है बड़ा रैंडम होता है, एक इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसा रैंडम बिहेवियर होता है इलेक्ट्रॉन का। लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, एक ही पैटर्न पे चलते हैं बिल्कुल, एक ऐसे, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, बस इतना आप ध्यान रखो, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ही ट्रू है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Cr2+ आयन और इज द सेम एज दैट ऑफ Nd3+ आयन। देखो यार, ये हमें निकालना पड़ेगा, ये हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर बोलो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 24, 24 को आप क्या लिखोगे, इसे लिखोगे आप 3d5 एंड 4s1। लेकिन हमें क्रोमियम का नहीं निकालना, हमें निकालना Cr2+ का। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक यहाँ से एक यहाँ से, कितना बचा, ये बचा 3d4। अब मेरी बात सुनो, अब डी में तुमने 4 इलेक्ट्रॉन भरे, ठीक है ना, 1 2 3 और 1 4, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। अब ये मत कहना कि सर यहाँ पेयर, अरे भैया पेयर ऐसा कैसे करा देंगे, जब तुम्हें लीगेंड ही नहीं पता है, या तो तुमसे क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक, तो पेयरिंग मत करा देना, ऐसे लिख देना है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, Nd3+। Nd कहाँ पे आता है, ला सी पर नड पम्सम लेंथेनॉइड, सी पर नड, याद आया, सी पर नड, है ना, तीसरे नंबर पे। तो Nd का जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा जिनॉन के बाद 4f4 एंड 6s2। और कितने प्लस का पूछा, 3+ का पूछा है, Nd3+ का, Nd है बेटा ये, Na नहीं है, ठीक है ना। Nd3+ का 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 4f में कितने बचेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। और जब आप इसे यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 4 5 6 और 1 और 7, तो 1 2 3, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो बिल्कुल करेक्ट, इनकरेक्ट है यार ये तो बात, है ना, ये फॉल्स होगी बात, क्योंकि उसमें कितने आ रहे हैं, क्रोमियम में आ रहे हैं, क्रोमियम 2+ में आ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, जबकि उसमें आ रहे हैं 3, तो ये फॉल्स है। क्या बताना, क्या है, यही बताना बस, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स नहीं भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड फॉल्स, ये हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखो, मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, तुम लोग अपने टीचर पे अगर बिलीव कर लो ना, तो आधी दुख दर्द तुम लोग ऐसे समझ में मतलब दूर हो जाए। मैंने आपसे, आप लोग पूछते थे सर एफ ब्लॉक इतना चिल्लाते रहे, हमने तुमसे क्या कहा, हमने कहा कि तुम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के जाओ, दैट्स इट। अब जिन बच्चों ने सही में क्लास में मेरी बात सुनी है या थोड़ा बहुत भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस समय, तो वो बोलेंगे जरूर कि हाँ सर यही था, तो वही है यार। और तुम्हें मैंने ट्रिक भी बता रखी थी कैसे करना है, बट वही है, क्या कर सकते हैं फिलहाल। अगला देखो, कह रहा है कि इफ द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, हाफ लाइफ ही तुम्हें दे रखी है 1 मिनट, ठीक है, देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन फॉर द रिएक्शन इज। देखो पहली बात तो ये फर्स्ट ऑर्डर क्या रखा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम लगा देते हैं, है ना। निकालना क्या वैसे, देखो पहले तो के निकाल लो, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो टी हाफ होता है, टी हाफ, अरे भैया इधर आ जा, टी हाफ
0.693 बाई के होता है, और के तुम्हें दे रखा है, सॉरी टी हाफ तुम्हें दे रखा है 1 मिनट, तो के को इधर भेज दो, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.693 अपॉन में 1, यानी कि के तुम्हारा कितना आ गया 0.693 ही आ गया, सिंपल। अब तुमसे क्या कह रहा है कि देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगाओ के का, तो के का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन में टी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे लॉग ए नॉट अपॉन में ए टी, या फिर सी नॉट अपॉन सी टी, जो भी तुमने मान रखा हो। अब तुम्हारे पास टी निकालना, टी को इधर भेजो, और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2.303, नीचे आ जाएगा के, और के की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.693 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। इधर देख लो, इधर क्या आ जाएगा, इधर आएगा लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। देखो यार इनिशियल कितना मान के चलेंगे 100, और कह रहा है इतना डिकम्पोज हो गया है, तो फाइनल कितना बचा, अगर 99.9% हो गया तो 0.1% बचा, बचा कि नहीं बचा, इस पॉइंट को हटाओ, एक और जीरो पर बढ़ा लो, तो कितना बचा अपने पास लॉग 1000, 1000 को ऐसे लिख दें 10 की पावर 3, तो 3 log 10 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो आ जाएगा अपने पास 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा 0.693, एंड इधर आ जाएगा अपने पास, देखो इसे क्या लिखेंगे log 10 की पावर 3, और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3 log कितना 10, और log 10 कितना होता है अपने पास 1 होता है, ठीक है। और सॉल्व कर लो। अब देखो या दो तरीके हैं, या तो तुम इस पूरे को बैठ के सॉल्व कर लो, या फिर तुम्हें एक बार बताओ, ये तुम्हें याद है 0.693 आता कैसे है ना, तो तुम्हें याद होगा जब हम लोग 2.303 की मल्टीप्लाई करते हैं log 2 से, log 2 कितना होता है 0.3010, तो इसका मतलब हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम t को ऐसे रहने दें और हम इसे लिखें 2.303, और ये आता है बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2.303 इंटू में क्या log 2, अगर तुम इतनी बात मेरी समझ पा रहे हो, बोलो हाँ या ना। कौन कॉल कर रहा है यार, ठीक है ना, इतनी बात अगर तुम्हें याद हो, तो इससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, और ऊपर कितना आ गया 3 आ गया, नीचे कितना बचा log 2, log 2 की वैल्यू बोलो 0.3010, समझ गए। इसे तुम्हें सॉल्व करना है और आपका टाइम पता चल जाएगा कितना आएगा, ठीक। मेरे ख्याल से इसका आंसर 10 मिनट के आसपास होगा, ठीक है ना, इसे एक बार सॉल्व कर लेना, 10 मिनट ही आएगा। आसान क्वेश्चन था ये भी। अब देखो यार केमिकल काइनेटिक का ये अगला क्वेश्चन आ गया, और ये भी क्वेश्चन कितना आसान सा है ना, कि केमिकल काइनेटिक में तुमसे सिर्फ इतना कह रहा है कि भैया आपको टी हाफ ऑलरेडी दे रखा है, के निकाल लो यहाँ से, फर्स्ट ऑर्डर बोल रखा है, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, और सीधे सीधे तुम्हें टी, वो कैलकुलेशन भी देखो इतनी टफ नहीं है, बस थोड़ा बहुत तो यार तुम्हें चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे अब देखो यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि ये मैंने 0.693 को ये क्या कर दिया, बेटा जब आप ये निकालते हो है ना, इसका फॉर्मूला टी हाफ का, हाफ लाइफ निकालते हो, तो कब ये हाफ लाइफ क्या कब आता है, जब तुम मल्टीप्लाई करते हो 2.303 की किससे 0.3010 से, है ना, तो मैंने वही लिख दिया कि 2.303 इस पूरी वैल्यू को, इतनी वैल्यू को मैंने लिख दिया, और 0.3010 किसकी वैल्यू होती है log 2 की, तो वही लिख दिया बस। जैसे एक बात बताओ, जो तुम लोग r की वैल्यू लिखते हो 0.0821, तो कैलकुलेशन में इसे हम लोग 1/12 नहीं लिखते हैं, ऐसे तुम 8.314 लिखते हो, 314, तो इसे हम लोग 25/3 लिखते नहीं लिखते हैं, तो वही है यार कि थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो आसानी हो जाएगी, बस ये है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन अमाइंस इज। एक तो बेंजेनामाइन दे रखा है तुम्हें, बेंजेनामाइंस का मतलब एनिलीन की बात कर रहा है, खाली डरने की जरूरत नहीं है ना ये। दूसरा देखो एथेनामाइन कह रहा है, तो यानी कि C2H5 और NH2 कह रहा है आपसे। तीसरा आपसे कह रहा है एन मिथाइल एनिलीन, यानी कि बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगा दो N और उससे लगा दो एक CH3, एन मिथाइल एनिलीन, और क्या है एन एथाइल एथेनामाइन। एन एथाइल एथेनामाइन का मतलब C2H5, इधर आ जाएगा NH, अच्छा मैंने H नहीं लिखा यहाँ पे, अभी कमेंट्स आने लग जाएंगे, ओह सर गलत कर दिया आपने, है ना। चलो खैर ये हो गया। पहली बात तो यार देखो बेसिसिटी की अगर बात करें तो एलिफेटिक अमाइन जो है वो ज़्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक से, क्यों, क्योंकि तो एरोमेटिक अमाइन जो है उसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में जाता है, और इतनी बात तुम्हें पता ही है कि यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर कहाँ जाएगा, इधर कॉन्जुगेशन में, इधर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है लेकिन वो कहाँ जाएगा, इधर कॉन्जुगेशन में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बचा कौन, तो इन दोनों को साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए। अब बचा अपने इसे, अच्छा एक काम करो, इसे आप मान लो A मान लो, इसे B मान लो, इसे C, इसे D, ऐसे करते हैं। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एरोमेटिक अमाइन है उनकी बेसिसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू एलिफेटिक, क्यों, क्योंकि उनका जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो उनका लोन पेयर उनके पास है ही नहीं, तो डोनेट कहाँ से करेंगे, जो डोनेट करते हैं उन्हीं को तो बेस कहते हैं। तो बचा कौन सा, एथेनामाइन बचा, और बचा एन एथाइल एथेनामाइन। अब एक बार बताओ, तुम्हें पता है कि बेसिसिटी जो होती है, बेसिसिटी
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा प्लस आई के, हाँ या ना बोलो यार। तो इसका मतलब जब यहाँ पे दो दो एल्काइल ग्रुप लगे, नाइट्रोजन के पास लोन पे, ये वाला एग्जांपल याद है तुम लोगों को, मैंने कहा तुम्हारे पास 50 लाख रुपए हैं तो 50 लाख की कार खरीदनी है, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए 50 लाख की कार खरीदनी, 1.5 करोड़ रुपए 50 लाख की कार खरीदनी, याद आया। तो वही वाली बात है, जब इसके पास लोन पे डोनेट तो कर देगा, लेकिन यहाँ पे दो दो ग्रुप लगे हुए हैं डोनेशन वाले, कि अगर अपने लोन पर डोनेट कर भी दे तो इसे दो तरफ से डोनेशन मिल जाएगी, यानी कि इसकी बेसिसिटी क्या ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, डी की। डी के बाद कौन आ जाएगा, डी के बाद आ जाएगा बी। ये तो बात हो गई एलिफेटिक की। अब एरोमेटिक की बात कर लें। एरोमेटिक में इसका एक लोन पर कॉन्जुगेशन जा रहा है, लोन पर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, लेकिन एक तरफ से प्लस आई मिल रहा है, तो वही वाली बात है, 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे ले लो, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा सी, और सबसे कम किसका हो जाएगा बेटा, ए का। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, द करेक्ट ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग बोले तो सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा अपने पास आएगा एन एथाइल एथेनामाइन, कहीं दिख रहा है एन एथाइल एथेनामाइन, ये हटाओ ये हटाओ, दो अड़ गए। अब इसके बाद कौन सा आ रहा था अपने पास आ रहा है एथेनामाइन, इधर एथेनामाइन, कौन कौन सा कटा यार, हाँ इधर भी एथेनामाइन, इधर भी, चलो इससे नहीं होगा, चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो फिर क्या बेंजेनामाइन, फिर एन मिथाइल, नहीं यार, उसके बाद आएगा अपने पास ये वाला एन मिथाइल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा एन एथाइल एथेनामाइन वाला हो गया, फिर उसके बाद एथेनामाइन हो गया, एलिफेटिक दोनों हो गए, पहले 2 डिग्री एलिफेटिक 1 डिग्री एलिफेटिक, ऐसे फिर 2 डिग्री तुम्हारे पास एरोमेटिक, फिर 1 डिग्री एरोमेटिक। सिंपल है यार, इतना आसान सा क्वेश्चन था। चले आगे, प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या कहता है क्वेश्चन हमसे, ये क्वेश्चन कुछ तो कहता है, कह रहा है कि CO2+ किस ग्रुप का होता है, चौथे ग्रुप का होता है बेटा, सिंपल सी बात है। और इफ आई एम नॉट, नहीं ये चौथा ग्रुप है तो ये 6 लगा दिया मैंने, ये है चौथा ग्रुप, ठीक है ना। और Mg2+ होता है तुम्हारा 6th ग्रुप का, सिंपल। Pb2+ होता है फर्स्ट ग्रुप का, और Al होता है तुम्हारा थर्ड ग्रुप, ये तो पता ही है, कुछ ना अभी याद, तो एल्यूमिनियम तो याद ही है ना तुम्हें, तो अभी मैच कर लो बेटा। पहले का तीसरा कहाँ कहाँ है, पहले का तीसरा दो जगह, जो अरे हर जगह यार। फिर दूसरे का चौथा कहाँ कहाँ है, दूसरे का चौथा चौथा चौथा, इसमें नहीं है, इसे उड़ाओ, इधर नहीं है, इसे उड़ाओ। अब तीसरे का फर्स्ट कहाँ नहीं है, तीसरे का फर्स्ट इसमें है, इसमें तीसरे का फर्स्ट नहीं है, तो ये अपने पास हो गया थर्ड ऑप्शन, करेक्ट एकदम। मेन ग्रुप का ले लो, देखो तुम लोग जैसे मतलब ऐसे तो क्या बोले, परेशान हो रहे थे पी ब्लॉक भैया, जब पी ब्लॉक में लिखा हुआ था कि सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट, मतलब कि अंदर के जो कंपाउंड्स हैं उनकी कोई भी रिएक्शन नहीं आई, जब तुम लोग को बिलीव नहीं होता अपने टीचर पे, ले लो आ गया। हालांकि इसे तुम ऐसा डी ब्लॉक में भी कंसिडर कर ही सकते हो, बट हाँ मेन ग्रुप में भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अपने पास तुम्हें फॉस्फोरिक, हाँ इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। देखो बेटा, अब अपनी कॉपी खोल के देखना है एक बार, तुम्हें तुम्हारी कॉपी में ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन के बाद मैंने वीडियो की स्टार्टिंग करा था कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कॉपी में लिखे हुए हैं। देखो मैं समझाता हूँ, याद दिलाता हूँ तुम लोगों को। मैंने तुम लोगों को एक पॉलीप्रोटिक एसिड करके टॉपिक पढ़ाया था, याद होगा, पॉलीप्रोटिक एसिड, और उसमें मैंने तुम्हें ये लिखवाया था, कहाँ गया फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 है ना। तो मैंने तुम्हें बताया था ये पॉलीप्रोटिक एसिड जो होते हैं क्या करते हैं, एक बार में अपने सारे प्रोटॉन नहीं निकालते। जैसे इन्हें क्या करा, पहले बार में एक H निकाल दिया, तो क्या बचा अपने पास H2PO4 माइनस बचा। फिर अब जो तुम्हारे पास H2PO4 माइनस है, ये क्या करेगा, एक और अपना H निकाल देगा, है ना। तो क्या बचेगा अपने पास HPO4 2 माइनस बनेगा, निकल जाएगा। फिर अब जो तुम्हारे पास HPO4 2 माइनस होगा, वो क्या करेगा, एक और H अपना निकाल देगा, क्या बनाएगा, PO4 3 माइनस बनाएगा। और यहाँ पे सब में देखना H+ इधर भी निकलेगा, H+ यहाँ भी निकलेगा, H+ यहाँ भी निकलेगा। इसके लिए हम लोगों ने देखो इधर, इसके लिए हमने रेट कांस्टेंट मान लिया K1, इसके लिए मान लिया K2, इसके लिए मान लिया अपने K3। तो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्योंकि मैं पहले ऑब्वियस देख चुका हूँ। ऑब्वियसली फॉस्फोरिक एसिड आयनाइज इन 3 स्टेप विद देयर आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू Ka1 Ka2, मैंने K1 K2 मान लिया, क्या करना रिस्पेक्टिवली। कह रहा व्हाइल K इज द ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, हमें बताने में कौन कौन सी बातें सही हैं। तो देखो एक बात सुनो, अब बात ऐसी है कि इनमें से K1 K2 K3 में सबसे ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होगी। देखो यार, ये ऑलरेडी एक आयनिक फॉर्म में है, हाँ या ना बोलो। तो जब ये आयनिक फॉर्म में, तो ये अपने H+ को पकड़ के खींचेगा मतलब ये आसानी से निकल नहीं रहा है। ये वाली बात करें तो ये तो और 2 माइनस है, 2 माइनस क्या करेगा, H+ पे और भी ज्यादा फोर्स लगाएगा, आसानी से खींचेगा, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि K1 की वैल्यू जो है सबसे ज्यादा होगी, फिर किससे होगी, फिर K2 की होगी, फिर किसकी होगी, फिर K3 होगी। अगर ओवरऑल रिएक्शन के लिए तुम निकालते हो तो लॉग के टर्म में अगर लिखते हो, जैसे K3 निकालते हो तो मान लो ओवरऑल रिएक्शन के लिए K4 निकालते मान लो हम लोग, है ना। तो उसे क्या लिखोगे K1, फिर क्या लिखोगे इंटू में क्या लिखोगे K2, इंटू में क्या लिखोगे K3। और अगर इनमें तीनों तरफ तुम दोनों तरफ लॉग ले लो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तुम लिखोगे लॉग K4, और लॉग में क्या होता है, मल्टीप्लाई में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग K1 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा लॉग K1 प्लस का लॉग K2, और प्लस का क्या आ जाएगा, लॉग K3 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है तुमसे, अब पढ़ते हैं। देखो तो कह रहा है लॉग K इक्वल टू लॉग, ये देखो अभी हमने बनाया रिलेशन, बिल्कुल सही है बेटा, तो ये बिल्कुल ट्रू है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, कह रहा है H3PO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 माइनस। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्गर कहाँ है यार, ये तो वापस से स्ट्रॉन्गर वो जो आसानी से H+ निकाली कहाँ रहे, तो पकड़ के उल्टा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा खींच रहे उसे। तो ये भी ट्रू है अपना, ये भी अपना क्या है, ट्रू है। फिर देखो कह रहा है Ka1 बड़ा होगा Ka2 से Ka3 से, ये भी सही है यार, ये भी सही है ना, तीनों सही है। क्यों सही है, देखो इधर, ये तो अभी मैंने बताया ना, K1 K2 ये रिलेशन लिखा होता है सामने, तो ये भी सही है। अच्छा एक बात बताओ, इनका यूज करके तुम कैसे भी इसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, खाली डी गलत है, यानी कि ए बी सी कहाँ आ रहा है देख लो, तो ए बी और सी। इसी क्वेश्चन के लिए मैं मैम को, सर को बोला था कि मैम कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो कॉपी में बच्चों के लिखाए थे, एज इट इज क्वेश्चन उठ के वही आ गया। चाहे ये वाला देख लो, और एक N2O2 वाला वो भी देखो आता ही होगा, उस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, तो ये भी आसान क्वेश्चन था बहुत ही ज़्यादा। चले आगे, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब। तो इसमें हमसे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अनलाइक गैलियम दैट हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। नहीं यार, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो कहाँ होता है, ये 29.7 होता है शायद इसका, 29.7 पे तो मेल्टिंग पॉइंट है ये इसका, है ना, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो अनलाइक क्या बताना था अपने को, ट्रू स्टेट, तो ये पहले तो फॉल्स ही हो गया, आधी बात इन्होंने झूठी बोल दी, तो आगे पढ़ेंगे भी नहीं। अगली बात कह रहा है कि ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। आर नॉट द सेम नहीं यार, 3 ये भी होती है अप्रोक्सीमेटली, 3 ये भी होती है, दोनों की सेम होती है, नाइट्रोजन की और क्लोरीन की एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी हुई है ना, पूरा सेम बिल्कुल ऐसे लिखा है। ऑक्सीजन का 3.5 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है, बिल्कुल सेम ऐसे लिखा हुआ, देख लेना। अच्छा अगला देखो, तो हमें क्या बताना, क्या वैसे ट्रू फॉल्स बताना, तो ये तो ट्रू नहीं कहता आर नॉट सेम, तो नॉट सेम तो ये फॉल्स हो गया ना। कह रहा है कि आर्गन हो गया K+Cl- C2+ एसिड, ये आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल है यार, देख लो K का कितना होता है 2+ मतलब 19 होता है, प्लस का मतलब कितने होगा 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। क्लोरीन का 17, एक नेगेटिव, ये भी 18 हो गया। 20 में से 2+2 निकाल दो 18 बचा बेटा। सल्फर 16, 2 दे दो 18 बचा, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। अगला देखते हैं, कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ इतना इतना इतना, ये क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा। Na दे रखा है, Mg दे रखा है, Al दे रखा है, और तुम्हें Si दे रखा है। ओके तो क्या बताना है इसमें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द NaMg। अच्छा जी, तो ये यार ये करके देख लेते हैं, चलो देखो कैसे करते हो यार आयनेशन एनर्जी। ये कितना होता है इसका 1s 2s 2p 3s 3s1 होता है, ये कितना होता है, ये 3s2 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, इसका होता है 3p1 1 13, और इसका होता है 3p2। तो देखो यार, अगर तुम हाफ फील्ड फुल फील्ड के उसमें देख लो तब भी, और अगर तुम जेड इफेक्टिव के केस में देखो तब भी, इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ से बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो Mg की ज़्यादा होगी किससे, Na की। इन दोनों में देख लो, अगेन वही चीज़ है यार, यहाँ पे क्या है कि इसका P में 1 है, इसमें 2 फुल फिल आ रहा है, तो ये ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये P में 1 है, अब जेड इफेक्टिव से देख लो तो भैया लेफ्ट राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो ये सिलिकॉन का ज़्यादा होगा। तो यानी कि अगर आप इसका ओवरऑल ऑर्डर निकालोगे तो सबसे ज़्यादा तो आएगा सिलिकॉन का, ठीक है ना, फिर आएगा अपने पास मैग्नीशियम का, फिर आएगा किसका अपने पास एल्युमिनियम का, फिर आएगा सोडियम का। ये आना चाहिए करेक्ट ऑप्शन। ये दे रखा है क्या, देखो हमें दे रखा है सिलिकॉन का फिर एल्युमिनियम का, तो ये गलत हो गया यार, है ना, ये स्टेटमेंट जो है बेटा गलत हो गया, फॉल्स है ये। ठीक, अगला देख लो, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Li एंड Rb। अच्छा जी, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, किसकी बात कर रहा है, सीजियम की कर रहा है। टॉप टू बॉटम आने में साइज बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। सीजियम बड़ा है किससे, रूबिडियम से भी, और लिथियम से तो बहुत ही बड़ा है, तो ये ट्रू है बेटा, ये तो ट्रू है। ठीक है, तो कितने ट्रू निकले अपने पास, क्या बताना है करेक्ट ऑप्शन, क्या बताना था, ट्रू स्टेटमेंट बताने थे। तो एक ट्रू ये हो गया, एक ट्रू हो गया, सी ट्रू है और ई ट्रू है। सी और ई कहाँ आ रहा है, ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा हो जाएगा, सी इज द करेक्ट। चले आगे, ये भी एक बढ़िया सा प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहना चाह रहा है, टाइम भी होता जा रहा है, 7 बज गया, ओ माय गॉड। देखो क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है कि लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया आर्सेनिक कैन ऑल्सो फॉर्म आर्साइन। हाँ ये बिल्कुल सही बात है, जैसे तुम NH3 बनाते हो NH3, वैसे ही ASH3 भी तो बनता है, हाइड्राइड बनते हैं, बिल्कुल सही है। तो क्या बताना था, ये स्टेटमेंट सही है, ये करेक्ट है बेटा, ठीक है। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड, बनाता है यार एंटीमनी, Sb2O5 बनाता है बेटा, ये तो हमें क्या बताना, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, अरे मतलब ये तो सही है बनाता है, ठीक है ना, बट स्टेटमेंट गलत हो गया, और पहला वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला सही दूसरा गलत कहाँ है, देख लो ये है, नहीं बोथ नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ये वाला फोर्थ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। मेन ग्रुप के देख लो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं।
ऐसा भी नहीं टॉप टू बॉटम लेफ्ट राइट, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल नॉर्मल सी बातें पूछी जा रही हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। भैया देखो तुमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीबी। क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू में के बी इंटू में एम। और देखो एक चीज देखो इधर, तुमसे कह रहा है एक्वस सोल्यूशन है तो के भी सबके लिए सेम होगा, हाँ या ना बोलो यार। तो अपने को बस क्या निकालना है, आई इंटू एम निकालना है। ठीक है बेटा, पहला देखो C6H12O6 ग्लूकोज, दुनिया में जितने भी नेचुरल शुगर हैं और यूरिया, उनकी आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आपको पता ही है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा। अच्छा एक और बात, वैसे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलैरिटी दे रखी है, बट इसे कैसे भी ले लो, मोलैरिटी को भी यही कंसंट्रेशन ही ले लेंगे इस फिलहाल, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चेंज होने वाला नहीं है। तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, अगर हम आई की वैल्यू देखें तो आई तो हो गया 1 इंटू में 0.01। ठीक है, अच्छा दूसरा देखो, दूसरा क्या इधर रहा, यूरिया के लिए भी कितना 1 इंटू में 0.01, तो सेम ही हो गया। तीसरा देख लो, ये हो जाएगा KNO3 में, देखो तोड़ोगे तो एक NO3 माइनस एक 2 हो गया, यानी कि 2 इंटू में 0.01। इधर देखो बेटा Na2SO4 जब ब्रेक करोगे क्या बनेगा, तो यहाँ पे 2Na पॉजिटिव बनेगा और अपने पास SO4 2 माइनस बनेगा, तो 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे 3 आ गया, 3 इंटू में 0.01। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, तो करेक्ट ऑप्शन 4 हो गया। भाई देखो जिसका आई और इंटू के भी सबसे ज्यादा होगा उसी का तो डेल्टा टेबी भी सबसे ज्यादा होगा, हाँ या ना बोलो। तो बस, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया था वो ये दे रखा है, देखो बहुत ध्यान से देखो बेटा, मैं थोड़ा डार्क कलर इसलिए कर रहा हूँ कि यार बाकी वो तुम्हें इस पे दिखेगा नहीं, ठीक है ना, तो ये तुम्हारी आंखों में चुभेगा, बट कोई बात नहीं। स्टेटमेंट पहला हमसे कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 273 से लेके 278 केल्विन। बिल्कुल सही है यार, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग हीट करते हैं। कह रहा है इट डिकम्पोजेज इजिली इन ड्राई स्टेट। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है यार, तुम्हें पता ही है कि अगर हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बनाना है, एक सेकंड को इसे थोड़ा छोटा कर लें, ओके इसे इतना कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो अगर हमें बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं कि हम एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड से, NaNO2 और HCl के मिक्सचर से, 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक। क्या बन जाता है, N2 पॉजिटिव Cl माइनस, ठीक है ना। अब देखो ये तुमने बना लिया, तो इन्होंने स्टेटमेंट में, पहले स्टेटमेंट में इन्होंने यही बात बोली है आपसे, क्या बोला है कि जो आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड इतने इतने पे डिकम्पोज इजिली इन ड्राई। हाँ, और ध्यान रखना ड्राई स्टेट में कैसा होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ये भी बात सही है। अच्छा तो स्टेटमेंट पहला तो आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो क्या कह रहा है कि इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू बेंजीन रिंग is difficult and hence iodobenzene is prepared through the reaction of benzene diazonium salt with Ki। मुझे एक बात बताओ, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन I2 से कराओ, ठीक है ना, ये आपने पढ़ रखा है, तो आप अगर सोचो कि यहाँ पे आयोडोबेंजीन हम बना लें तो बन जाएगा, लेकिन आपको पता है कि साथ में क्या निकलेगा, HI निकलेगा। ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, इसे मतलब वापस से कन्वर्ट कर लेगा किसमें, इधर के लिए, मतलब क्या करेगा, इस वाले कंपाउंड को आयोडोबेंजीन को क्या करेगा, वापस से ये रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन थी अब वो वापस से बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, I2 से डायरेक्ट रिएक्शन ना करा के ये जो तुमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया इसकी रिएक्शन तुम KI से करा दो। इसे आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं, सिजीज रिएक्शन बोलते हैं, राइट, सिजीज रिएक्शन। तो होगा क्या कि आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बात बिल्कुल ही सही है। तो इस प्रिपेयर्ड थ्रू द, हाँ तो कह रहा है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, हाँ तो यही बताना ना कौन सा सही कौन सा गलत, तो सही दोनों सही हैं एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है ना, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, दोनों ही बातें सही हैं बिल्कुल, ठीक है। स्टेटमेंट भी सही है, उसका आंसर जो है सेकंड वाला स्टेटमेंट वो भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आइडेंटिफाई द सुइटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। भैया देखो ऐसा है कि तुम्हें ये ईस्टर दे रखा है, ठीक है, तो अगर आपने ईस्टर की रिएक्शन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या दे रखा है OCH3, ईस्टर कन्वर्ट किस में हो रहा है, बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। अगर तुम कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते तो तुम्हें पता है कि ईस्टर हो, चाहे तुम्हारे पास एसिड भी कह सकते हैं, या फिर कह दो एल्डिहाइड होता, या कीटोन तो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। पर अगर तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेते तो ये पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता, अल्कोहल में, जबकि ये किस में कन्वर्ट हुआ है, एल्डिहाइड में। इसका मतलब हमने यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का यूज नहीं करा है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हटाई दो, और आपको पता है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड तो इससे रिएक्शन ही नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ इन 3 से रिएक्शन करता है, किससे, एक तो एसिड क्लोराइड से, दूसरा एल्डिहाइड से,
और तीसरा किससे, कीटोन से। जो NaBH4 है वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को ही रिड्यूस कर पाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना, बाकी किसी से रिएक्शन नहीं कर पाता। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे रिएक्शन कर लेता है, जितने भी कंपाउंड है, एसिड क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड सबसे रिएक्शन कर लेता है। अमाइड को अगर हम हटा दें तो बाकी इन सबको किसमें कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। NaBH4 भी क्या करेगा, इन सबको रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में। तो दोनों तो हो ही नहीं सकते। इधर देखो H2PD बेटा करेगा नहीं रिएक्शन, है ना, वही वाली बात, उसमें कन्वर्ट कर देगा। बचा कौन, डाइबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डाइबल, यानी कि थर्ड, ये जो आप देख रहे हो DALH और IBU का मतलब होता है आइसोब्यूटाइल। ऐसे देखो, इस ग्रुप को इसे बोलते हैं आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये होता है, ठीक है ना, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रिएजेंट मैंने आपको बोला था कि आप अलग से लिखो, उन्हें अच्छे से याद करो, सिंपल सिंपल सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन है। कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज अ रीजन। असर्शन आपसे क्या कह रहा है कि एक कंपाउंड इसमें आयोडीन लगा हुआ है, अंडरगोज SN2 रिएक्शन फास्टर देन Cl। बिल्कुल सही बात है यार। अगर मैं आपसे बोलूं कि RI है, RBr है, RCl है और RF है, तो अब एक बात बताओ, वैसे तो इसमें अपने लोगों से SN2 पूछा है, SN1 भी होता तब भी यार बॉन्ड जो बड़ा होगा वही तो आसानी से ब्रेक होगा। तो इन सब में से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, RI की होगी, है ना। तो सीधी सी बात है, चाहे हम SN1 का पूछते, चाहे हमने SN2 का पूछा गया है, अगर हम एल्किल हैलाइड की बात करें तो सबसे ज्यादा एल्किल हैलाइड कौन सा रिएक्टिव होता है, अगर R की वैल्यू सेम है तो भैया ये वाला, है ना, आयोडीन वाला बॉन्ड। जो आयोडीन का बॉन्ड है वो ज्यादा बड़ा है तो आसानी से ब्रेक होगा। तो बिल्कुल ये बात सही लिखी है कि यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Cl लगा हुआ है। तो ये असर्शन तो बिल्कुल सही। रीजन क्या कह रहा है कि आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात, अच्छा लिविंग ग्रुप है, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। ये भी बात सही है कि वो बेटर लिविंग ग्रुप तो है, किस वजह से, अपने साइज की वजह से, क्योंकि आयोडीन का साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आसानी से मॉलिक्यूल को लीव कर जाएगा। तो अगेन वही है कि दोनों ही सही है ना। तो बोथ A एंड R ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब सोचो यार, इतने हलवा क्वेश्चन और क्या चाहिए तुम्हें केमिस्ट्री में। ये देखो और बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड्स। तो बताना इनमें से एसिडिटी। देखो यार पहले तो एक चीज समझो, जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, +I के। तो ये ऐसे मेरे लिखने से ही तुम समझ गए। देखो यार पहला, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, यानी कि HC+O, और इधर क्या है अपने पास बेटा, OH, ठीक है ना। दूसरा देखो उसमें क्या है कि उसमें ग्रुप लगे हुए CH3, वो भी कितने लगे हुए, 3। तो CH3, एक CH3 और एक और CH3, और यहाँ पे क्या है, COOH, ठीक है। तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरे में 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, CH3। तुम्हें पता है तुम कैसे निकालते हो, इनका कॉन्जुगेट बेस बनाते हो, है ना, तो वो सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे समझा दूंगा। अगला देखो फिर एसिडिक एसिड, यानी कि CH3 COOH। मुझे एक बात बताओ, जब आप इनका कॉन्जुगेट बेस बनाते थे तो आप कहोगे सर यहाँ से H हटाया, यहाँ से H हटाया, यहाँ से भी H हटाया, यहाँ से भी H हटाया, ऐसे करते थे। अब ये सब करने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, इस वाले मॉलिक्यूल में कितने +I लगे हुए हैं, 3 +I। जितने ज्यादा +I होंगे एसिडिटी उतनी ही कम हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को +I नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कितने +I लगे हुए हैं, 2 +I लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना +I है, 1 +I है। तो यहाँ पे एक भी नहीं है +I, यानी कि सबसे ज्यादा तो इसी का हो जाएगा। तो जो आपका फॉर्मिक एसिड है HCOOH, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा एसिडिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा यही होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना ना, सबसे ज्यादा से कम, हाँ ऐसे कोई भी सेट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे ज्यादा इसका हो गया। इसके बाद देखो इसमें 3 +I, इसमें 2 +I, उसमें 1 +I। इसका मतलब क्या आ जाएगा, एसिडिक एसिड CH3 COO और एक H, यहाँ पे H। अब इसके बाद देखो इसमें 3 +I, इसमें 2 +I, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, ये वाला। तो आप देखो फॉर्मिक एसिड का कहाँ सबसे ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, और यहाँ पे, इसे उड़ाओ इसे उड़ाओ। अब देखो इसके बाद कौन सा आना चाहिए, एसिडिक एसिड। इधर क्या आ रहा है, होल थ्राइस, तो ये वाला करेक्ट, ये वाला इनकरेक्ट। इतने आसान आसान से क्वेश्चन है यार। मैं वही बोल रहा हूँ यार, मैंने जब से क्वेश्चन कराने स्टार्ट करा तब से बोल रहा हूँ कि जो केमिस्ट्री का पेपर था बेटा वो बहुत अच्छा आया था अकॉर्डिंग टू मी। बाकी तुम्हारा कैसा हुआ मुझे बताओ। मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने केमिस्ट्री में बिल्कुल भी कुछ भी गड़बड़ करी होगी। हाँ, अगर तुम फिजिक्स को देख के थोड़ा सा डरे रही होगे या जो भी XYZ बातें रही। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यार, यही मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था कि एक रात पहले अमित का जो मैसेज आया था, पूछ रहा था सर कौन सा वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ ले। मैंने कहा बेटा लेज़ांगे टेस्ट। तुम्हें पता है ये वही टेस्ट है जहां से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ऐसे लगा लो। अब एक और बात बता देते हैं तुम्हें, देखो जो तुम्हारा नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, और तुम्हारे पास क्या हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, इन्हीं के लिए ये टेस्ट दिया जाता है लेज़ांगे टेस्ट, है ना, कि एन को कन्वर्ट करने के लिए NaCN में, ठीक है, NaX में, और सल्फर को Na2S में, इसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लेज़ांगे टेस्ट देते हैं। तो लेज़ांगे टेस्ट यही शो करते हैं। तो कौन सा नहीं करेगा बेटा, पहला नहीं करेगा। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन का आप कॉपर से कराओगे, ये लेज़ांगे टेस्ट नहीं है, ठीक है ना।
बस। तो ये तीनों लेजांग के टेस्ट हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये तीनों अपना आंसर गलत हो जाएंगे। तो इसमें पूछा इज नॉट बिलोंग टू द लेजांगेज टेस्ट, तो पहला नहीं करता। बस चले आगे, अगला देखो। ये एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट, अब कह रहा है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताना है। आइसोमर से इससे आसान क्वेश्चन और क्या आएगा। आर एक्सपेक्टेड टू फॉर्म मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड इसका मोनोक्लोरिनेशन कराओ। तो क्या ये दोनों सेम पोजीशन है, कोई बात नहीं, एक पे लगा देते हैं। इधर मैंने एक Cl लगा दिया, ठीक है ना, इधर CH रहने दो, यहाँ पे CH3 रहने दो, एक कंपाउंड तुमने ये वाला बना लिया। और ऐसा करने के बाद आप देखो क्या कोई कायरल कार्बन है, तो कायरल कार्बन यार मुझे तो दिख रहा है भाई, देखो ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, इधर CH3, इधर Cl CH2 है ना, CH2Cl है, और यहाँ पे एक H है, इधर C2H5 है। तो ये क्या है, चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो एक कायरल कार्बन हो गया पहले में ही। दूसरे, अब देखो चाहे तुम यहाँ लगाते चाहे तुम यहाँ लगाते, एक ही बात है। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एक H हटाओ एक Cl लगाओ। तो ऐसी पॉसिबल कंडीशन देखो, कितनी पॉसिबल कंडीशन है जहाँ पे तुम H हटा के Cl लगा सकते हो। तो पहला कार्बन ये था, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। वैसे तो 5वां कार्बन है, बट ये दोनों सेम ही तो है। अगला देखो, अगर हम इस H की जगह पे लगा दें, तो हमने क्या करा, H की जगह पे Cl लगा दिया, इधर अपने पास CH3 ही है, इधर अपने पास CH3 ही है, इधर क्या है CH2 और CH3। लेकिन यार ये कोई कायरल कार्बन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो छोड़ो उसे। अगला देखते हैं, थर्ड पोजीशन में लगाते हैं एक बार। तो ये हो गया अपने पास CH3, इधर हो जाएगा CH, इधर हो जाएगा अपने पास CH3, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक Cl, इधर CH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। अगर तुम इस कार्बन को ध्यान से देखो तो एक Cl है, एक H है, एक CH3 है, इधर पूरा एक ग्रुप है। तो यानी कि ये भी कैसा कायरल कार्बन हो गया, मतलब कायरल हुआ कि नहीं हुआ। और लास्ट वाले में एक बार लगा के देख लो, तो आपने बोला कि यहाँ पे CH3 एंड इधर CH, इधर भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या है, दो CH हो जाएंगे, एक Cl। बट ये कायरल कार्बन है क्या, नहीं है। तो अब आपको ये पता है कि जहां जहां पे अगर किसी मॉलिक्यूल में बहुत क्लियरली आपको लिखवाया गया कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक ही कायरल कार्बन है, देन मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो उसके दो आइसोमर कंसीडर करोगे, एक डी वाला और एक एल वाला। अब हमें नहीं पता कौन सा डी कौन सा एल, लेकिन हम इसे दो कंसीडर करेंगे। दो ये हो गए और दो ये हो गए, एक DL DL। दो के बाद एक इसे ले लिया, एक ये वाला बन गया, है ना। तो देख लो कितने बने, 2 2 4 5 और एक 6। इसका 6 आंसर देख लो कहां आ रहा है, पहले वाले में आ रहा है, ठीक है। और ये बताओ यार, अब मैं वही कह रहा हूं ना कि आइसोमर हो, चाहे कोई केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन तुमने कर लिया, सॉल्यूशन का देख लो, कोई भी जो भी क्वेश्चन आपने इस पूरे पेपर के अंदर देखे हैं वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, एक भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं है। एक क्वेश्चन था जहां पे वो आपको ग्रिग्नार्ड रीजन दे रखा था, वो भी एक्सेस फॉर्म में, उसके लिए मैंने बोला कि हाँ इसमें थोड़ी सी शायद तुम लोगों को कंफ्यूजन हुई हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा शुगर एक्स इज फाउंड इन हनी, हनी में पाया जाता है, इज अ कीटो शुगर। देखो यहीं से तुम्हें एक बात समझ में आ गई, कीटो शुगर का मतलब क्या होता है। देखो आपने पढ़ा एल्डिहाइड और ग्लूकोज दो चीजें हैं, लेकिन एल्डिहाइड सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो चीजें हैं। तो ग्लूकोज में क्या होता है, कीटो एल्डोज होता है, और क्या बोल रहा हूँ, एल्डो हेक्सोज होता है, और कीटोन में क्या होता है, एल्डो कीटोज होता है। तो पहली बात तो ग्लूकोज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। कह रहा एग्जिस्ट इन अल्फा एंड बीटा एनोमर्स, बिल्कुल पाया जाता है, इज अ लीवो रोटेटरी, ठीक है ना। अब बताओ एक्स क्या है, सुक्रोज नहीं हो सकता बेटा, मैंने वही बोला ना, डी ग्लूकोज हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप है, कीटो। अगर एल्डो ग्रुप होता तो ग्लूकोज होता। माल्टोज भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है पहली बात तो। और बचा कौन सा अपने पास, डी फ्रक्टोज, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज, यानी कि डी वाला, मतलब कि डी वाला थर्ड वाला ऑप्शन। इजी क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लो। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन और कहां से आएगा, सोचो। कह रहा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, यार देखो इसी को नहीं कर पाई, है ना, क्योंकि गैसेस जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं। ये बात आके बाद में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, सॉरी जो कौन से थे वो, क्या बोल रहा हूँ मैं, डाल्टन तो नहीं बता पाए, आवागैद्रो ने शायद बताया था, है ना, इनके बारे में। तो ये गैसेस वॉल्यूम को फॉलो नहीं करता, बाकी सबको बताता है इसके बारे में, ठीक है। आवागैद्रो का जो लॉ था उसी में शायद ये चीज एक्सप्लेन करी गई थी, है ना। एक बार देख लेना जहां तक मुझे याद है। अगला देखते हैं, ये देखो इसी क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था कि एक क्वेश्चन तो ऐसा भी है, एक क्या दो क्वेश्चन हो गए, एक रेट कांस्टेंट वाला और एक ये कि जो तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, अपने पन्ने पलट के देखो तुम्हें ये क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा, ठीक है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है, हायर यील्ड ऑफ NO इन, ठीक है, N2 + O2 क्या बना रहे हैं, NO बना रहे हैं, कैन बी ऑब्टेन डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन। तुम्हें कैसे दे रखा है, डेल्टा S तुम्हें दे रखा है, क्या कितना दे रखा है, छोड़ो प्लस दे रखा है। प्लस का मतलब रिएक्शन कौन सी हो गई, ये हो गई एंडोथर्मिक। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर जो है वो फेवर करता है, बोलो हाँ या ना। कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर। तो ये आपने लिख रखी है अपनी कॉपी में, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, लो टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ NO2, N2 की अगर तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो NO की यील्ड बढ़ेगी, तो बिल्कुल सही बात है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 बिल्कुल सही है, इसे बढ़ाओगे तब भी ये बढ़ेगा, ठीक है। तो कह रहा बता दो कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ए है, सी है और डी है। ACD किधर है, ACD इधर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यार इससे प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते, है ना। और एक्सपेक्टेशन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि यार तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, इतना हल्का एग्जाम भी नहीं है। फिलहाल
क्या बताना है कि चूज द, ठीक है भैया। XeO3 जरा देखना, जीनॉन, जीनॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, राइट। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जल्दी बोलो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, 3 और 1 4, 4 बोले तो क्या हो जाएगा, 4 बोले तो sp3, जल्दी बोलो हाँ या ना बोलो। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, sp3, और sp3 के साथ एक लोन पेयर भी आ रहा है, ठीक है ना। sp3 और क्या होगा, sp3 टेट्राहेड्रल है ना। तो देख लो भैया, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कहाँ आ रहा है बे? ना सॉरी 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 सॉरी, sp3 के साथ टेट्राहेड्रल कैसे होगा? हमसे तो शेप पूछी हुई है ना, पिरामिडल हो जाएगी इसकी। अरे यार देखो, ऐसे बनाओगे ना तुम इसे कि डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। शेप और ज्योमेट्री में ये तो फर्क है, ज्योमेट्री क्या है, पेपर डॉन स्ट्रक्चर है, शेप क्या है, एक्चुअल विजुअलाइजेशन है, तो लोन पर तो देखना ही नहीं है। तो इसका मतलब sp3 तो आया, बट कैसा, पिरामिडल आया है ना। तो देखो मैंने फिर भी गलत बना दिया है, आज क्या हो गया यार, है ऐसा पिरामिडल, ठीक है ये। तो पहले वाले का जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा बेटा, वो हो जाएगा ये वाला, ठीक है। XeF2 देख लेते हैं, चलो देखो वैसे तो ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है, XeF2 तुमने स्ट्रक्चर पढ़ रखी होगी, बस ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले जाएगा क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो 2 सिग्मा हो गया, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो बेटा देखो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर क्या हो गया, 3 2 5, यानी कि sp3d। बट अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनेगा, ये लीनियर दिखेगा, तुम्हें याद होगा टीवी पे बनाते हैं, बट ये लोन पेयर देखना नहीं है। तो sp3d देखो और sp3d के साथ लीनियर देखो, तो ये पहले वाला ऑप्शन है, तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला वाला। तो आप पहला ऑप्शन कर सकते हो क्या, पहले का दूसरा कहाँ कहाँ नहीं है, और इसे उड़ाओ, इसे उड़ाओ, ठीक है ना। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, दूसरे का पहला कहाँ है, दूसरे का पहला यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। XeO4 देखना एक बार, देखो जीनॉन 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कितने ऑक्सीजन इसके पास, एक ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन ले गया, डबल बॉन्ड बनाता है, 4 फ्लोरीन है, तो 1 फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, और एक हो गया चौथा फ्लोरीन। गिनो बेटा, देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा, एक लोन पेयर, 5 और 1 6, 6 बोले तो sp3 एंड d2, बोलो हाँ है ना। अब sp3d2 दो जगह आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये कैसा बनेगा, देखो 1 2 3 4 और 1 5 आ रहा है, तो कैसा आ जाएगा, स्क्वायर पिरामिडली तो आएगा जब इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे। तो देखो कैसे बनाओगे, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, और एक डबल बॉन्ड किधर लगाओ, इधर एक, इधर लोन पर रहेगा, लेकिन हमें लोन पर तो ज्योमेट्री तो पूछी नहीं है, ठीक है ना। तो कैसा दिखेगा, स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो इसका मतलब XeOF4 का क्या आ जाएगा, sp3d2 और स्क्वायर पिरामिडल, यही है। अच्छा वैसे भी कर सकते थे, क्योंकि इसका sp3d3 दे रखा है, तो वैसे हटा दो। तो यानी कि अपने पास क्या हो गया, अपने पास XeOF4 का हो गया अपने पास sp3d2, और ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और सी का कहाँ आ गया, सी का आ गया थर्ड, सॉरी सी का फोर्थ है ना, सी का फोर्थ किधर, इसमें है। और ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा, इसके लिए हम तुमसे क्या बोले, चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल sp3d3 एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, कैसे, 6 तो फ्लोरीन हो गए और जिनॉन के पास एक लोन पेयर है। राधिका मैडम अब तो देख लो अब तो नीट में भी आ गया क्वेश्चन, XeF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही होता है, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल नहीं होता, देख लो यहाँ पे लिखा है, क्लियरली लिखा है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और sp3d3। तो बेटा देख लो ये अपने आंसर आ गया। चले आगे, चलो फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही आगे। कह रहा है ह्यूमिडिटी में क्या होता है बेटा, ह्यूमिडिटी में क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। लिक्विड होती है गैस के अंदर, तो पहले का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। एलॉयज क्या होता है, सॉलिड के अंदर सॉलिड होता है बेटा, पता ही है तुम्हें, ठीक है। और अमलगम्स क्या होते हैं, देखो वैसे तो अमलगम भी क्या है, सॉलिड के अंदर सॉलिड ही है, लेकिन वहां पे सॉलिड लेते हैं मरकरी, तो लिक्विड सॉलिड हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब बचा कौन, स्मोक, तुम्हें पता ही है, सॉलिड एंड गैस मिला लो। यानी कि ह्यूमिडिटी का कौन सा सेकंड, ए का सेकंड कहाँ कहाँ नहीं काटो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। बी का क्या है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फोर्थ, तो ये हो गया आंसर, ये वाला काट दो बेटा, ऐसे ही हो गया, ठीक है। चले आगे, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो तुमने कुछ नहीं भी पढ़ा है तभी तुम्हें पता है, हालांकि सॉल्यूशन ये देखो बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि एनर्जी एंड रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट ऑफ He प्लस एंड Li2 प्लस। अब तुम्हें क्या करना था, बोर रेडियस के लिए तुम्हें फॉर्मूला लगाना था, सिंपल सा बढ़िया सा फॉर्मूला, देखो सब कुछ दिया ही हुआ है। तो तुम्हें पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखोगे आप, माइनस का 2.18 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 18, और क्या लिखते हैं हम लोग, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे अपन, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और किसके लिए निकालना है, हीलियम के लिए और Li2 प्लस के लिए, तो ऊपर निकाल लेते हैं अपन He प्लस के लिए, ठीक है ना, इधर निकाल लेंगे हम लोग Li2 प्लस के लिए, वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस का 2.18 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 8। हीलियम के लिए जेड कितना होता है बेटा, 2, तो 2 दूनी 4, और एन कितना होगा,
फर्स्ट बोर ऑर्बिट बोली तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, है ना। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 दूनी 8 माइनस का, और 8 चक्को 32, 2 4 एकम 4 और 3 7, 8.72 आ रहा, कहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है ना। और इनटू में 10 टू दी पावर कितना दे रखा है, माइनस का 16। यहाँ पे 18 होगा ना, हाँ ये 18 है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अपना तो 18 आ रहा है यार। चलो फिलहाल जो भी है, अपने पास तो आंसर 10 टू दी पावर माइनस 18 में आएगा ना। 10 टू दी पावर माइनस का 18, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना यार, ठीक है ना। अच्छा दूसरी कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार। दूसरी कैलकुलेशन कर लें। एनर्जी यहाँ पे इतनी आ रही है, यहाँ पे एनर्जी आ रही है, ठीक है। अब बाकी दूसरा निकालो तो पता चलेगा, इतना में हो नहीं पाएगा। अब एक बार रेडियस निकाल लो, तो रेडियस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 52.9 इंटू में क्या लिखोगे, अपना एन स्क्वायर बाई जेड, यही तो फॉर्मूला होता है। तो अब जरा देखो, तो ये हो जाएगा 52.9 इंटू में एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई जेड कितना होता है, 2 होता है, काट दो, तो 2 2 ज़ा 4, है ना, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 26.4 के आसपास आ रहा है क्या, देखो 26.4। इसमें तो नहीं आ रहा यार, तो ये वाला तो नहीं होगा, है ना, इसे काट देते हैं। रेडियस यहाँ पे आ रही 17 पॉइंट, अरे हीलियम की देखो ना, मैं गलत देख रहा था क्या, हीलियम का आ रहा है ये, नहीं हो, अपना कितना आ रहा है, अपना आ रहा है 8 पॉइंट, ये भी हटा दो, इसे हटा दो। अगला देखो, अगले में क्या आ रहा है, हीलियम का आ रहा है माइनस का, अपना सही आ रहा है, सही आ रहा है, और 26.4 बिल्कुल सही आ रहा है। देखो दो आंसर तो मैच खा गए भाई। अब आओ लिथियम के निकाल लेते हैं। तो लिथियम 2 प्लस का जब आप एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, तो सेम माइनस का 2.18 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 18 इंटू में क्या लिखेंगे अपन, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस का 2.18 इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 18। जेड बोलो, लिथियम का जेड कितना होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, है ना। और एन स्क्वायर कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट ही बोला ना, हाँ तो ये तो 1 ही रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 218 की मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 9 2 7, 9 एकम 9, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16, 16 का 6, एक कैरी इधर आ गया, 9 दूनी 18 और 1 19, माइनस का 19.62 आ रहा है कहीं, आना तो चाहिए, माइनस का 19.62 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 18 ही है। देख रहे हो कितने हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो इतने समय काम चल रहा हो तो आगे बढ़े। लिथियम की एनर्जी कितनी आ गई, माइनस का 19.62 इंटू 10 माइनस का 18। अब रेडियस 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 और कहीं आ रहा है, माइनस का 19, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बट यहाँ पे ये तो, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है, तो ये ऐसे काटो, ऐसे काटो, यही वाला आंसर हो गया अपना सेकंड वाला, करेक्ट एकदम। बाकी तुम निकाल लेना। सेम रेडियस का लगा दो फॉर्मूला, तो रेडियस का निकालो कितना हो जाएगा, 52.9 इंटू में एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये हो जाएगा 52.9। एन स्क्वायर कितना रख देंगे अपन, 1 ही रखेंगे, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय 3 कर लो, तो 3 से काट दो, 17 3 51, 3 बिल्कुल सही है बेटा, 52.9 है, नीचे 3 है, 17 3 51, 17.6 आ जाएगा, बिल्कुल सही दे रखा है, 17.6। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब बताओ क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यार देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कितना डिटेलिंग में जाते हो तुम लोग। मैं बोलता तो हूँ कि नीट का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम एडवांस के क्वेश्चन एडवांस के लिए लगाओ, जिस एग्जाम की जितनी रिक्वायरमेंट है उसे उतना ही दो, है ना। लेकिन फिजिक्स में ये चीज़ इस बार थोड़ी सी गलत प्रूव हो गई, तो ठीक है, क्या कर सकते हैं यार। चलो फिलहाल चलते हैं आगे। एक्चुअल में गलत क्या हो गया, फिजिक्स का पेपर पहले ऐसे ही आता था, ये कोरोना के बाद से थोड़ा सा ऐसा आने लग गया, नहीं तो फिजिक्स का लेवल यही है जैसा आया है पेपर। फिलहाल अभी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिलोंग्स टू द मेन ग्रुप एलिमेंट। पहली बात तो यार देखो, मेन ग्रुप एलिमेंट किसे कहते हैं, एस ब्लॉक को कहते हैं और पी ब्लॉक को कहते हैं, तो ऐसा समझो बात। नियॉन, नियॉन का 10 और 3s1 सोडियम है, तो सोडियम कितना होता है बड़ा, एस ब्लॉक का ही है, तो ये हो गया मेन ग्रुप का, ठीक है। और पहले 4s भरा जाता है, फिर 3d, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हटा दो इसे। देन उसके बाद इधर देख लो, ये अपने पास क्रिप्टॉन के बाद 4d 5p, पी में आ रहा है ना लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया पी ब्लॉक के एलिमेंट। और डी में एक इलेक्ट्रॉन है, 3d10 4s1, 3d10 4s1 किसका होता है, कॉपर का होता है क्या, तो डी ब्लॉक का हो गया। और इधर एस में 2 आ रहे हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो गया एस ब्लॉक का। तो कौन कौन सा हो गया अपने पास हो गया पहला, पहला के बाद सी हो गया, फिर ई हो गया, है ना। तो ए सी और कहाँ आ गया, या कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट है यार, क्या कर रहा हूँ, ये नहीं होगा बेटा। कौन कौन सा बचा अपने पास बचा पहला बचा और ए सी डी
3D10 कॉपर का ही है ना, तो ये तो हमसे मेन ग्रुप का पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एस और पी का। तो पी का कौन कौन सा आ गया, एक सी आ गया और एक आ गया पहला, बस यही तो होंगे दोनों। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि देखो यहाँ पे 3D पहले 4s भरा गया फिर 3D, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। तो मेरे ख्याल से ए और सी दोनों, ए और सी, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, मैंने आपको, चाहे तुमने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा हो, चाहे तुमने कोई सा भी चैप्टर पढ़ा हो, मैंने तुम्हें 3 बार ये ग्राफ बनाए हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के, याद होंगे। मैंने बस बोला था कि अगर आपके पास रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो फॉर एक्सोथर्मिक क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है ना, ऐसा। और इनके बीच के एनर्जी गैप को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं। और फॉर एक्सोथर्मिक डेल्टा एच होता कितना है, तो निगेटिव होता है। सिमिलरली एक ग्राफ आपने बनाया था जहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज़्यादा है, और ऐसा किसके लिए होता है, एंडोथर्मिक के लिए, राइट। इसका ग्राफ अगेन यहाँ भी क्या रहेगा, ये डेल्टा एच ही रहेगा, और डेल्टा एच रहेगा कितना, पॉजिटिव, ये आपने पढ़ रखा है। तो देखो तुम्हें रिएक्शन दे रखी है जिसके लिए तुम्हें डेल्टा एच दे रखा है माइनस का, तो पहली बात तो डेल्टा एच माइनस का मतलब कौन सा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी होनी चाहिए कम। कहाँ कहाँ ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा, काटो इसे, हटाओ। इधर देख लो रिएक्टेंट की कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा, हटाओ इसे। इधर देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की ज्यादा है, इधर भी रिएक्टेंट की ज्यादा है। अब है क्या कि यहाँ पे इन्होंने देखो इसे बोल रखा है डेल्टा एच, ये वैल्यू इन्होंने दे रखी 74.5, जबकि आपको पता है डेल्टा एच कहां से कहां तक होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसे डेल्टा एच बोलते हैं। आंख बंद करके सेकंड ऑप्शन लगा लो, हो गया। पहले कैसे पता चला, देखो इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव है। दूसरी बात, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, डेल्टा एच, और वही तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा माइनस का 74.8 किलो जूल पर मोल। कितना प्यारा क्वेश्चन है, चले आगे। चलो आगे भैया, देखो प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। भैया बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो ये रहा तुम्हारे पास, इधर क्या लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है CH3। अब देखो सबसे पहले तुमसे कहा जा रहा है कि इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो HBr के साथ बेंजोइल पेरोक्साइड। जैसे ही तुम पेरोक्साइड देखो, इसका मतलब क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल, और अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोवनिकॉव रूल तुम्हें पता है कि यहाँ पे आ जाएगा अपने पास CH3, इधर आ जाएगा अपने पास Br, राइट। अच्छा, उसके बाद अगले स्टेप में तुम रिएक्शन किससे करा रहे हो, KCN से करा रहे हो। क्या करेगा KCN, K पॉजिटिव CN माइनस, ये जाके अटैक करेगा इस पे, Br को यहाँ से भगा देगा। तो यानी कि जहां पे Br लगा था उसकी जगह पे आप क्या लगा दोगे, उसकी जगह पे आप लगा दोगे CN, C ट्रिपल बॉन्ड N। नाउ अगले स्टेप में क्या होता है, अब देखो ये रिएजेंट अगर तुम्हें याद था तो ये क्वेश्चन तुम कर पाए होगे, नहीं याद था तो नहीं कर पाओगे। अगर सोडियम मेटल एथेनॉल के साथ आएगा तो रिडक्शन करेगा सिंपली, तो इसका मतलब आप इसका रिडक्शन कराते बस। तो यानी कि तुम क्या करोगे, तुम इसे ऐसे रखोगे, यहाँ पे लगाओगे CH3, और इसका रिडक्शन कैसे कराओगे, एक बार H ऐसे तोड़ा एक बॉन्ड, एक H ऐसे तोड़ा एक बॉन्ड, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 एंड NH2। ये वाला ढूंढ लो कहाँ दे रखा है। देखो ये मत कंफ्यूज होना कि इसमें भी, अरे भैया लेकिन एक ही कार्बन पे एक कार्बन थोड़ा ना होगा, ये वाला सेकंड वाला का सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने बेंजीन के साथ HBr के साथ पेरोक्साइड ले रखा है, बेंजोइल पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड कौन था, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, प्यारा सा छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन। मुझे लग रहा है इसमें तुम्हें 20 सेकंड भी नहीं लगे होंगे क्वेश्चन करने में। चले आगे, अगला देखो, कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। कह रहा है कि H2O में, अमोनिया में, क्लोरोफॉर्म में डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बिल्कुल सही दिया हुआ है यार, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर दे रखा है। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, जीनोन 4 बना रहा, 8 होता है, 2 लोन पेयर है इसके पास। इधर देखो XeO3 एक लोन पेयर है भाई, 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा ना, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ही ले गया, एक लोन पेयर, 8 ही तो होते हैं। यहाँ देख लो 2 बना रहा है और होते कितने, 8, 8 में से 2 के कितने, 6, यानी कि 3 लोन पेयर। तो गलत दे रखा है, सबसे ज्यादा किसमें लोन पेयर, इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, तो ये ऑर्डर गलत दे रखा है, हमें करेक्ट नहीं है। अगला देख लो, कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, OH है, फिर CH है, फिर उल्टा दे रखा है यार ये। देखो बॉन्ड जो ऑर्डर होगा वो NO का सबसे ज्यादा होगा, फिर CH का होगा, देन उसके बाद OH का होगा। बॉन्ड ऑर्डर ये भी गलत दे रखा, मतलब कि ये गलत दे रखा है ना, ऐसे कर देता हूँ। बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें, N2O2H2 बिल्कुल सही दे रखा है यार। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, आपको पता है। चलो भैया, तो इसका मतलब कौन सा सही है, पहला और D, A और D C सही है। कहाँ दे रहा है, A और D, ये दे रहा है, करेक्ट कर दो इसे, ठीक है। चले आगे, करेक्ट ही बताना था, इनकरेक्ट बताना था, करेक्ट बताना था क्वेश्चन। देखो अब आते हैं इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में कह रहा था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल
बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ द साइक्लिक ईथर ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। तो हमें इसके साइक्लिक ईथर बनाने हैं। पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका ऑक्सीजन साइकिल के अंदर नहीं है तो इसे ईथर नहीं बोलेंगे, साइक्लिक। साइक्लिक ईथर का मतलब होता है जो साइकिल के अंदर ऑक्सीजन आएगा। तो अगर हम C4H8O का बनाएं तो पहला आप यही बना देते हो, 5 मेंबर रिंग बना लो। 5 मेंबर रिंग के बाद आप क्या करो, आप बना लो 4 मेंबर रिंग की। 4 मेंबर रिंग में कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, एक कार्बन बच गया, इसे इधर लगा दो। देखो यार, लेकिन इसमें दो डिफरेंट पोजीशन है। अगर यहाँ लगाते हो CH3 तो ये और ये तो सेम है, बट एक काम ये कर सकते हो कि तुम इसमें ये कर लो कि एक CH3 को इधर लगा दो, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, दो बन गए। 5 मेंबर बन गई, 4 मेंबर बन गए, एक 3 मेंबर बना लो। 3 मेंबर में तुम क्या करो कि एक दो ही कार्बन है तो 2 CH3 इधर लगा दो। या फिर तुम एक काम करो कि 3 मेंबर में तुम ये करो कि एक CH इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया। एक काम और कर सकते हैं हम कि CH3 दो ना लगा के एक C2H5 लगा दें। तो मेरे हिसाब से इतने ही पॉसिबल इसके बनेंगे, ठीक है ना। अब लेकिन तुम्हें क्या पूछा गया, तुमसे कह रहा है कि देखो क्वेश्चन में कि बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो, इसका मतलब है कायरल कार्बन भी देखना होगा। तो देखो यार, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कायरल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान मत देना। इधर देख लो, ये कार्बन कायरल है, इधर CH2 लगा हुआ, इधर CH3 लगा हुआ, इधर O है, इधर एक H है, तो ये कायरल कार्बन है, बिल्कुल कायरल है। और ये कायरल नहीं है, ठीक है ना। इस कार्बन को ध्यान दो बेटा, ये भी कायरल कार्बन है, ठीक है। और कोई एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, ठीक है यार। और इसे देख लेते हैं एक बार। देखो, ये इसके अंदर दो कायरल कार्बन है और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये तुम्हारा मीजो है, तो इसमें दो नहीं 3 काउंट करेंगे, ध्यान रखना, एक एक्टिव होगा, ठीक है। तो अब कितने हो गए, इसे 2 काउंट करो, इसे 2 काउंट कर लो, ठीक है। तो 2 2 4, 4 और 3 7, एक 8, एक 9 और एक ये 10, यानी कि इसका टोटल आंसर जो अपना आएगा वो आएगा 10, यानी कि 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया 88। अब चलते हैं 89 की तरफ। कह रहा है कि तुमसे बता रहा है कि फॉर द रिएक्शन तुम्हें दे रखी A से 2B, द बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके, रेट कांस्टेंट बाय फैक्टर कितना दे रखा है, 2500 एट 1000 केल्विन। R तुम्हें दे रखा है, KP तुम्हें निकालना है। तो देखो यार, RB इज इक्वल टू तुम्हें दे रखा है कितना, 2500 RF। अगर तुम्हें RF अपॉन RB निकालना पड़ गया तो तुम कैसे निकालोगे, 2500 को उधर भेज दो, यानी क्या आ जाएगा 1/2500। और तुम्हें पता है फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ बताओ ना। रेट अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड को तो तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पे। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया तुम्हारे पास 1/2500, ठीक है। अब देखो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे KP पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास फॉर्मूला होता है KP इज इक्वल टू KC और RT की पावर क्या होता है, डेल्टा NG, ठीक है। यहाँ से देख लो डेल्टा NG कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेट कांस्टेंट, इसे तुम KF लिख लो, है ना, या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिख लो, KC लिख लो। तो देखो ये तुम्हारे दे रखा है कितना, 1/2500। R तुम्हें दे रखा है, RT की पावर देखो डेल्टा NG यहाँ पे वैल्यू 2 है, इधर 1 है, 2 में से 1 गया, 1 NG आ जाएगा अपने पास डेल्टा 1। R की वैल्यू तुम्हें रखी है 0 पॉइंट, इसे तुम कितना लिख सकते हो, 1/12 लिख सकते हो। और T तुम्हें दे रखा है, T कितना, 1000। उड़ाओ उड़ाओ, सॉल्व करो, ठीक है। तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 0.0033 आएगा। सॉल्व कर लेना, कितना प्यारा क्वेश्चन था काइनेटिक्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा एक सॉल्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि 5 मोल ऑफ लिक्विड X एंड 10 मोल ऑफ लिक्विड Y मेक्स अ सॉल्यूशन हैविंग अ वेपर प्रेशर ऑफ द 70 टॉर। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर X एंड Y आर 63 टॉर एंड 78 टॉर रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्क्राइब सोल्यूशन। देखो यार, तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें एक तो इन्होंने दे रखा है, एक तुम कैलकुलेट कर लो। तो P टोटल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है P नॉट A इंटू में XA प्लस का फॉर्मूला होता है P नॉट B इंटू में XB। राउट्स लॉ का प्यारा सा बढ़िया सा क्वेश्चन। P नॉट A तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 63। XA कैसे निकालेंगे, A के मोल्स यानी कि 5 अपॉन में टोटल मोल्स, टोटल मतलब कितना हो गया 15, ठीक है। प्लस P नॉट B, P नॉट B कितना दे रखा है तुम्हें, P नॉट B तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है 78, ठीक है ना। और इनटू में B के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, B के मोल्स कितने 10 अपॉन कितना आ जाएगा 15, ठीक है। इसे आप सॉल्व करना, इसे सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से 73 के आसपास आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, 73 के आसपास। अब एक बात बताओ, जो हमने ऑब्जर्व करा वो जो हमने कैलकुलेट करा वो ऑब्जर्व वाले से क्या है
ज़्यादा है, यानी कि जो ऑलरेडी हमें दे रखा तो कैसा है, कम है, मतलब कि हमारी जो कैलकुलेशन थी, जो ऑब्जर्व प्रेशर आया वो कम है और जो कैलकुलेटेड है वो ज़्यादा आ रहा है। जो तुमने कैलकुलेशन करी वो ज़्यादा आ रही है, ऑब्जर्व वाला कम है। तो ये ऐसा कहाँ होता था, दो टाइप के डेविएशन पड़े थे आपने, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन में ही तो होता था कि ऑब्जर्व प्रेशर क्या आता था, कम आता था कैलकुलेटेड से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। कहीं ऑप्शन में दे रखा है, तीसरा ऑप्शन देख लो, द सॉल्यूशन शोज द नेगेटिव डेविएशन। एंड आई गेस इसके बाद कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बचा है ना। हाँ भैया, ये बायो स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो यही था यार। तो मेरे हिसाब से पेपर का लेवल बहुत बढ़िया था, अच्छे क्वेश्चंस आए थे। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।